हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राज मौर्य। और बच्चों, हम लोग इस वीडियो में करंट चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग वन शॉट सीरीज में जनरली 12th बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं और एक एक वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर को इलॉबरेटिव फॉर्म में समझ लेते हैं जो स्ट्रिक्टली बोर्ड में पूछा जाने वाला है अपन को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट समझ लेते हैं क्या होता है। इस पर्टिकुलर कनेक्शन में फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने कहीं पर भी इसको कनेक्ट नहीं करके रखा है, तो यू विल से दैट सर यहाँ पर तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर हम किसी क्रॉस सेक्शन को जाके स्टडी करते हैं तो बच्चे लोग वहां पे रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स सब डायरेक्शन में बच्चों जा रहे होंगे। बच्चों देखो इस तरह से, सो यू कैन से दैट किसी भी एक डायरेक्शन में बराबर इलेक्ट्रॉन्स या नेट इलेक्ट्रॉन्स कहीं मूव नहीं कर रहे हैं। अ कंडक्टर कंटेन्स मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हम ये जानते हैं बच्चों, थोड़ी बहुत बेसिक सी बातें हैं जो अपन जूनियर क्लास में पढ़कर आते हैं। अब वो यहाँ पे रैंडम मोशन करते हैं बिकॉज दे आर अलाउड टू डू अ सर्टेन रैंडम मोशन विच इज कंस्ट्रेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन से बच्चों ये रैंडम कहीं भी डायरेक्शन में जा रहा होगा तो आप क्या बोलोगे सर जी, डेल्टा क्यू यहाँ पर हो जाएगा जीरो, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड जा रहे होंगे ऑलमोस्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट में भी अपन बात करेंगे। ये अपन को समझना है, बस उससे ज्यादा मत सोचो आप लोग। नेट चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। वहीं अगर अपन सेकंड केस में यहाँ पे एक सेल लेके आ जाएंगे बच्चों, बैटरी ला सकते हैं, प्लस माइनस आपको दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस द कंडक्टर, यू कैन से दैट सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई होगी। और कभी कोई इलेक्ट्रॉन अगर फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो आप बोलोगे सर अब ये इलेक्ट्रॉन ना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में जाना शुरू करेगा। तो इन डूइंग सो ये क्या कर रहा होगा बच्चों, किसी एक डायरेक्शन में ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर चार्ज मिल रहा अपन को। तो इलेक्ट्रिक करंट यहीं समझाया जाता है। मैं वही स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है बच्चों, ये सिर्फ इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ, मैं देखो वही फटाफट लिखते जाता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। इन अ कंडक्टर कहां से कहां फ्लो करेगा, जो चार्जेस है हमारे पास वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं हाल फिलहाल में। तो बच्चों आप ये मान लेते हो कि एक चार्ज आपको यहाँ पे डेल्टा क्यू दिखाई देगा, तो यहीं से मिल जाता है मुझे करंट। किसी एक एवरेज वैल्यू पे बात करेंगे तो एवरेज लिख देंगे और वहां हो जाएगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों लोग, ये होता है आपके एवरेज करंट का फॉर्मूला। अभी कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, आपकी टेंशन यहाँ से खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमसे पूछते हैं कि किसी इंस्टेंट पर बताइए कि करंट कितना होगा, मतलब उस मोमेंट पर कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे फिर लिमिट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देंगे। ऐसा कर देने से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा। और साफ साफ शब्दों में अपन आज के बाद याद कर लेंगे कि इंस्टेंटेनियस करंट होता है बच्चा लोग डी क्यू डिवाइड बाय डी टी, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और चार्ज के बारे में और बातें करते हैं कि इसको और कैसे कैसे निकाला जा सकता है। ओके बच्चों, तो बच्चों देखो, अब हम लोग चार्ज और करंट के रिलेशन पढ़ लेते हैं फटाफट। एवरेज का मतलब होगा बच्चों, आपको ये वाले फॉर्मूले से आगे बढ़ना होगा। किसी टाइम पीरियड के बीच के एवरेज में कितना चार्ज फ्लो करता है उसके बारे में बात करेगा। तो आई एवरेज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब इंटरवल की बात हो रही है, यहीं से आप लोगों का डेल्टा क्यू भी निकल आएगा जो हो जाएगा करंट दिया रहेगा बच्चों, और वहां पे अपन को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देना होगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इतना मत सोचो। इसका एक और फॉर्मूला बनता है बच्चों, आई एवरेज इक्वल्स टू, चार्ज को अपन 10th क्लास से बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यू बराबर एन ही होता है और डिवाइड बाय टी। तो कहीं कहीं पे ये लग जाएगा तो इसमें भी चिंता मत करना। अब बढ़ते हैं अपन अपने इंटीग्रल वाले फॉर्मूले की तरफ। बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ऐसा लिखा जाता है डी क्यू डिवाइड बाय डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, डी क्यू बराबर आई डॉट डी टी। कई बार ये जो करंट होगा ना बच्चों, ये करंट फंक्शन और टाइम दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब है आपको ऐसा एक कंडक्टर बनाकर देगा और बोलेगा करंट जो चल रहा है वो टाइम से वेरी करता है, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे किसी क्वेश्चन में यहां से अगर चार्ज निकालने को बोलेंगे तो आप बोलोगे सर जी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत है, बिकॉज दोनों साइड ही क्या मिल रहा है अपन को, डिफरेंशियल वैल्यूज मिल रहे हैं। तो मैं यहां से इंटीग्रेट कर देता हूं बच्चों, चार्ज हो जाएगा 0 से लेके क्यू तक का और टाइम हो जाएगा बच्चों 0 से लेके टी तक का। हो सकता है टाइम t1 t2 भी दे रखा हो, मेरे कहने का मतलब है t1 बराबर 0 और t2 बराबर t भी हो सकता है। लेफ्ट साइड पे तो बच्चों क्यू आ जाएगा, सबको मालूम है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी। अभी मैं क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे करके बता दीजिएगा। और यहां हो जाएगा टाइम t1 से लेकर के t2। तो दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहा है, मतलब कहने का है कि इस किसी तरीके से क्वेश्चन अपन को पूछ ले आई डॉट डी टी के पैटर्न पे। और बच्चों लोग यहाँ पे मेरे पास मिल रहा है आई एवरेज का करंट, ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट।
सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं। करंट बोल रहा है, करंट किसी वायर में बच्चों इस तरीके से चेंज करता है। तो आपको साफ साफ दिख जाएगा यहाँ से कि करंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब अलग अलग टाइम पे तुम्हें अलग अलग करंट मिलने वाला है यहाँ पे। अब सुनिए, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पासेस इन 0 to 4 सेकेंड्स। तो बच्चों इसका फर्स्ट वाला जो अपन सॉल्व करेंगे ना, वो यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना रहेगा अपन को। देखो ये डी क्यू इक्वल्स टू आई डॉट डी टी वाला, मतलब अपन को डिफरेंशियल वैल्यूज मालूम है तो इंटीग्रेट मार देंगे अगर कोई चीज वेरी करती है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी। बस बच्चों इतना ही करना है अपन को। तो जीरो से लेके यहाँ पे हो जाएगा 4, मैं इसको लिखता हूँ बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 3 प्लस 2t, 0 to मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4। बच्चों चेन रूल में इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को 3 इंटू टी, ठीक है, और प्लस करके हो जाएगा 2t² डिवाइड बाई 2। होता है ना ऐसा इंटीग्रेशन, बच्चों इंटीग्रेट करते हैं अगर एक्स टू पावर एन डॉट डी एक्स को, तो हम लिखते हैं n+1 और नीचे भी लिखते हैं बच्चों n+1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना था बच्चे लोग, 0 से लेके 4 तक के लिए सॉल्व करना था। तो टोटल जो चार्ज पास होगा किसी भी कंडक्टर से, अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास कोई कंडक्टर है और उस पर से बच्चों ये करंट जो वेरी करने वाला करंट है वो पास होकर जाता है, जिसकी वैल्यू 3 प्लस 2t है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो अपर लिमिट भेज दो यहाँ पे। तो अपर लिमिट जब भेज रहे हो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, प्लस करके मैं लिख देता हूँ ये 4 का स्क्वायर होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। और माइनस करके लोअर लिमिट में बच्चों 0 हो जाएगा, तो 16 प्लस 12 मेरा चार्ज आ रहा है 28 कूलम। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ रहा है, चार्ज व्हाट कांस्टेंट करंट वुड बी ट्रांसपोर्ट इन द सेम चार्ज। यहाँ पर करंट आना चाहिए, व्हाट कांस्टेंट करंट वुड बी ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। बच्चों सेकंड का आंसर देख लो, ये वो फॉर्मूले से करना है जहां पे आई बराबर 10th क्लास का फॉर्मूला Q/D से आपका आंसर आना चाहिए। तो क्यों कितना लिखा है बच्चों 28, टाइम कितना लिखा हुआ है अपना सेम टाइम इंटरवल के लिए। यहाँ ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि इसको अब फर्स्ट पॉइंट की तरह मत पढ़ो, ये कांस्टेंट करंट है, मतलब साफ सुथरी बात है भाई। 28 कूलम जाना है और 4 सेकंड में जाना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 एम्पियर ऑफ करंट। दैट कांस्टेंट करंट वुड बी डूइंग द सेम थिंग, और सेम चार्ज लेके जा रहा होगा जैसे इसकी बात कर रहा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में कहता है द करंट इन द वायर डिपेंड्स लाइक दिस। तो साफ साफ शब्दों में अगर अपन बात करें तो करंट अपन को ऐसा दिया हुआ है, करंट इज 10 प्लस 4t। क्वेश्चन ने अपन से बोला है कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड्स। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, और टाइम की इंटरवल की वैल्यू दे रखी होती है, तो हमको यहाँ दिया हुआ है 0 से लेकर 10 सेकेंड तक फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 10 प्लस 40 डॉट ऑफ डी टी। बच्चे लोग फिर से आप लोग इसको चेन रूल से सॉल्व कर दीजिए। इंटीग्रेट करने की लिमिट हो जाएंगी 0 से लेकर 10 तक की। 10 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 10t मिल जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 4t² डिवाइड बाई 2। ये ध्यान रखना अपन लोग को। और लिमिट्स कहां से कहां चलने वाली हैं, 0 से लेकर 10 तक की। बच्चों आपका आंसर आ गया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, और यहाँ हो जाएगा चार्ज पासिंग इन दैट कंडक्टर इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो 10 इंटू टाइम की वैल्यू 10 है, और इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, हो जाएगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर, राइट। ये हो रहा है 100 और ये हो रहा है 200। आंसर आना चाहिए हमारा 300 कूलम्स। बच्चों तो इस क्वेश्चन का आंसर 300 कूलम है। ये वो चार्ज है जो उस कंडक्टर से निकल कर जाएगा जब बच्चों इस नाम का वेरिएबल करंट यहां से पास होगा। तो 10 प्लस 40 नाम का एक वेरिएबल करंट यहां से पास होगा इन द टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड्स। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट पढ़ लेते हैं और वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लेते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप एक कंडक्टर को देख रहे हैं यहाँ पे, उसके पास बच्चों बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो हर एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है वो एक रैंडम सा मोशन करता है बच्चों, जिगजैग पाथ फॉलो करता है, ब्राउनियन मोशन इसको कहते हैं। जब तक आप इसके दोनों एंड पे कोई भी पोटेंशियल सप्लाई ना कनेक्ट कर दो, तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बैटरी सप्लाई कनेक्ट कर दिया, तो V हो जाएगा बच्चों, प्लस लिखोगे आप, माइनस लिखोगे, यहाँ पे लिख देना आप लोग V पॉजिटिव, और एक एंड पे क्या हो जाएगा V नेगेटिव। बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो अब ड्रिफ्ट करने लग जाएगा, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। तो डिफाइन कैसे करोगे, ऐसे लिखते हैं इसको बच्चे लोग, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द influence of electric field is known as drift।
इसको बच्चे लोग अपन ड्रिफ्ट बोलते हैं। लुक एट द सेकंड डायग्राम। किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पे ना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये ऐसा जिगजैग का मोशन पाथ करके जा रहा होगा। जिगजैग का मोशन का ये मतलब निकलता है जितना राइट में जा रहा होगा उतना लेफ्ट में जा रहा होगा, विच मीन्स दैट आप ऐसा बोल सकते हो कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर जी वो तो फॉरवर्ड जा रहा होगा बैकवर्ड जा रहा होगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए हमको, तो वो हो जाएगी बच्चों जीरो। इसका ऐसे लिख सकते हैं अपन लोग, u का वेक्टर कितना हो जाएगा? जीरो। अगर सबका एवरेज लेकर के सॉल्व करने का मन करेगा तो क्या बोलोगे? सर जी ये हो जाएगा u1 का वेक्टर प्लस u2 का वेक्टर, ऐसे करते करते सबका आपको काउंट करना होगा u से लेके n तक का, डिवाइड बाय n। बच्चे लोग ये टर्म आपके पास आती है जीरो। फिर आप बोलोगे सर ये तो इसके पास वेलोसिटी हो रही है, स्पीड तो कुछ हो गई, इस पर मोशन कर रहा होता है, तो मैं लिखता हूं जो स्पीड होती है ना इसके पास, स्पीड वो बच्चे लोग टेम्परेचर की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी जीरो बोल रहा हूं मैं, स्पीड जीरो थोड़ा ना बोल रहा हूं। तो आप बोल देना सर जो u हो जाएगा थर्मल, बिना वेक्टर लगाए बोल रहा हूं मैं, इसका जो ऑर्डर होता है ना बच्चों वो जनरली 10⁵ के टर्म में होता है, तो इसका जो ऑर्डर याद कर लेना 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड के फॉर्म में होगा। ऑल राइट। अब सुनो क्या चल रहा है। जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करा होगा ना बच्चों, इस बैटरी के कनेक्ट कर देने से आपके पास V पॉजिटिव है, यहाँ पर V नेगेटिव है। तो देखो राइट साइड में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हर एक इलेक्ट्रॉन को पढ़ करके देखते हैं, मान लो इसने इस तरह का ऐसा कोई रैंडम सा मोशन कंप्लीट किया होगा, तो ये एक्स पोजीशन से कहाँ आ रहा है बच्चों? वाई पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया होगा। तो ये अब बेटा अब अपना जो मोशन है या पाथ है इसको ये चेंज करेगा और थोड़ा थोड़ा करके ऐसा ड्रिफ्ट मारना शुरू करेगा। एग्जाम में ये जो लास्ट डायग्राम बना रहा हूँ ना बच्चों, आपको यही डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाकर कंप्लीट करना है। तो वाई से लेके वो वाई डैश पे आ गया बच्चे लोग, इसी डिस्टेंस को अपन लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। और वहां तक के टाइम को अपन बोल देते हैं कि सर टाउ लग रहा होगा टाइम उसको। वो इलेक्ट्रॉन जब अपने दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा जाकर के, तो उसको बोलते हैं टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन्स विल बी नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो टाउ का टर्म आ रहा है ये हमारे पास किसका टर्म होता है? रिलैक्सेशन का। पेपर में आता है तो इतना बनाना है अपन को। उसके बाद बोलना है कि ये जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसके पास मास m होगा और क्या होगा? चार्ज E हो जाएगा बच्चों नेगेटिव का। तो लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ शुरू कर लेना। फोर्स को बोलते हैं बेटा अपन मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग Q इंटू ई बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से। तो यहाँ पे आप E इंटू कैपिटल ई कर देना, E इज द चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? छोटा ई बड़ा ई डिवाइड बाय बच्चे लोग m आ गया, और यहीं तक का करना था अपन को। U तो हमारा जीरो ऑलरेडी आ ही चुका है। तो देयरफॉर जो फाइनल इसके पास वेलोसिटी आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है बच्चों, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? तो बोल देना सर एक्सेलरेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो फाइनल वेलोसिटी या फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको अपन लोग, वो बच्चों पता है क्या हो जाएगा? v का वेक्टर होता है उसको अपन बोलते हैं u प्लस ए टी। सुना होगा अपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो यही अपन को यहाँ भी करना है। v की जगह पे हो जाएगा vd, एक्सेलरेशन की जगह पे हो जाएगा e डिवाइड बाय m, और टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग? टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। मास क्या हो जाएगा वहां पे हमारा? मास ऑफ द पार्टिकल, और बच्चों E इज द चार्ज। तो यहां से मेरे एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, वी डी इक्वल्स टू हम बोलते हैं स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाय एम। और अगर कोई यहाँ पे वेक्टर लगवाता है तो वेक्टर के लिए नेगेटिव का साइन आना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, उन लोगों ने ड्रिफ्ट मारना बच्चों बैकवर्ड तरफ किया है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, उससे पीछे की तरफ आपके पास ड्रिफ्ट आ रही होती है। तो मैं बस यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इस्तेमाल करूंगा और मुझे वहां से आंसर मिलने लग जाएंगे। माइनस लगाया बच्चों मैंने, वेक्टर लिखा है, यहाँ पे m हो जाएगा, इसको टाउ कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपके पास। ड्रिफ्ट इज प्रपोर्शनल, या इस पूरे को एक कांस्टेंट भी कहते हैं, तो माइनस ऑफ k इंटू टाउ कर लेना। इतना बच्चों एग्जाम में कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। सो दिस ऑल अबाउट ड्रिफ्ट। चलिए आगे देखते हैं। सो लेट अस नाउ डिस्कस बच्चों करंट डेंसिटी पढ़ लेते हैं फटाफट। इसको जे से देखते हैं पहली बात तो ये। उसके बाद हम ये कह सकते हैं बच्चों कि कोई भी कंडक्टर है और उसके पास अगर करंट फ्लो करता है, तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें इसमें बैकवर्ड में पहले हो चुकी होंगी, जैसे कि यहाँ पर V पॉजिटिव और आप यहाँ कह सकते हो सर V नेगेटिव चल रहा होगा। किसी एक क्रॉस सेक्शन पे पढ़ना होता है अपन को। तो देखो ये कंडक्टर बनाओगे आप और यहाँ पे ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखाओगे, उस क्रॉस सेक्शन का कुछ एरिया रहेगा, ठीक। तो जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ध्यान देना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट में आपको कोई इलेक्ट्रॉन ना जाता हुआ दिखाई देगा, उसको आप ड्रिफ्ट बोलते हो। ये अपन पढ़ के आए पीछे तक। अब ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन के चलने से कुछ चार्ज चलने लग जाएंगे और आपको यहाँ पे करंट मिलने लग जाएगा।
तो बच्चे लोग यहाँ पे करंट डेंसिटी कैसे पढ़ सकते हैं? करंट डेंसिटी सिंपली मैं लिखता हूं बच्चों, करंट डेंसिटी, ठीक है, इज डिफाइंड एज जो करंट चल के जा रहा है, तो बोल सकते हो करंट, ठीक है, पर यूनिट, करंट पर यूनिट एरिया। तो बच्चों इसको जे से देखते हैं और ये हो जाएगा आई डिवाइड बाय ए। हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जे के सर पे वेक्टर लगा देना और ए के सर पे वेक्टर लगा देना। एक फॉर्मूला ऐसे ही बनता है बच्चों यहाँ से, आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज में अपन को मालूम हो जाता है कि करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? तो अपन ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए डॉट बी का जो मतलब हो रहा है उसको लिख सकते हो आप लोग जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है ये मैं आपको समझा दूंगा राइट साइड वाले डायग्राम में। पहले ही समझ लो कि जिस डायरेक्शन में बच्चों जे का वही डायरेक्शन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहीं पे जे को देखा जाता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। और करंट डेंसिटी को ऐसा लिखना है आपको कॉपी के अंदर, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर देख के बोल सकते हो सर करंट से हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन में बच्चों क्या देगा अपन को, राइट साइड में ध्यान देते रहे सब लोग, ये जो आपका एरिया था ना बच्चों, देखो ये जो एरिया था, ये इस एरिया पे आपको सामने की तरफ एरिया मिल रहा होगा। अब जानबूझ के ना वो इस एरिया को किसी एंगल से ना ऐसा शिफ्ट कर देगा और बोलेगा अब तो इसका एरिया ए के फॉर्म में आ रहा है, और जो एरिया बच्चों सामने की डायरेक्शन से थीटा पे बना रहा होगा, तो आप इसको रिजॉल्व कर लोगे तो सामने क्या चला जाएगा बच्चों, तो बोलोगे सर सामने ए कॉस थीटा चला जाएगा। तो करंट आपका राइट साइड चल के जा रहा था, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपको जे को देखना होता है। ये एक लॉजिक है बच्चों, ध्यान रखो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी उसी डायरेक्शन में आपको करंट ड्रिफ्ट करता मिलेगा और करंट पर यूनिट एरिया हो जाएगा। सो राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एरिया अपन ने यहाँ पे चेंज करा हुआ है ना, वो एरिया बेसिकली पहले ना वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल यहाँ पे बनाया होगा थीटा, तो वहीं पे जो एरिया बन रहा है उतना ही एंगल बच्चों सामने की तरफ ये ऐसा ऊपर निकल जाता है। अगर इसको ए कहते हैं तो सामने वाला कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहीं से अपन आंसर लिख देते हैं फटाफट। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए जो जे हो जाएगा वो हो जाएगा आई डिवाइड बाय ए कॉस थीटा, जो आपका पहले वाला क्वेश्चन भी बन रहा है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी ये तो जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा हो रहा है। घूम फिर के किसी भी बात करोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ऐसा भी पॉसिबल है बच्चों की ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये या लेफ्ट साइड का जो डायग्राम देख रहे हो आप लोग, उस डायग्राम में ना सामने वाला ए की जगह पे डी एरिया देकर बात करे आपसे, तो वैसे उस चीज के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं उसको, जे को लिख सकते हैं, करंट है ना बच्चों स्मॉल एरिया के लिए डी आई हो जाएगा और ये हो जाएगा डी ए, मतलब डी बाई डी ए ऑफ करंट की बात हो रही है, तो यहाँ से डी आई कितना मिल जाएगा, तो बोलोगे सर जे डॉट डी ए मिलना चाहिए। इंटीग्रेट मार दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए चली जाएगी। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी मैं करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का एक डिफरेंशियल फॉर्म में आ रहा है बच्चों आंसर आप लोगों का, पहले तो ये देख लो, ठीक। ये वाला फॉर्मूला जब उनको एरिया शिफ्ट करता है तो व्हेन द एरिया इज शिफ्टेड, ओके, द एरिया इज शिफ्टेड, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया शिफ्ट करके आएगा। तो बच्चों राइट साइड वाला कर देना और उसके बाद अगर पूछता है तो डी आई बाय डी ए का टर्म होना चाहिए, ओके। सो स्टूडेंट्स अब अपन को पढ़ना है कि करंट डेंसिटी में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ये 3 मार्क का एक रेगुलर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो अभी तक के लेक्चर में मैंने आप लोगों को करंट डेंसिटी अलग से बता दिया है, जिसका मतलब होता है आई डिवाइड बाय ए, मतलब करंट ओवर एरिया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों छोटा ई बड़ा ई टाउ डिवाइड बाय एम, हम लोग इस तरह पढ़ते हैं। इन दोनों में क्या हो सकता है रिलेशनशिप, वो अपन समझते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि किसी ने यहाँ पे कंडक्टर के एंड पे वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव बनाया होगा, ठीक है, उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आने लग गई, राइट बच्चों, इतना समझ लो आप लोग। तो किसी भी कंडक्टर को अपन को लेंथ ए एल मानकर पढ़ना है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको ए मानकर पढ़ना है, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो पूरे इस कंडक्टर में बच्चों एन है, ये लॉजिक समझो, बड़ा वाला एन मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। नाउ स्मॉल एन का मतलब होता है बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा समझना चाहिए कि यहां से बच्चों अगर करंट ट्रैवल कर रहा है या चार्ज मूव कर रहा है तो आपको पर यूनिट वॉल्यूम का टर्म पता होना चाहिए, तो वहीं से लिखा जा रहा है स्मॉल वाले एन को कहते हैं बड़ा वाला एन डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ। दैट इज वाई आगे से जब मैं एन इस्तेमाल करूंगा तो मैं छोटा एन
एरिया और लेंथ इस्तेमाल करूंगा, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन तो किसी काम का ही नहीं है यहाँ पे। अब आपको पता है कि कहीं पे अगर करंट चल रहा होता है तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, तो ड्रिफ्ट पीछे की तरफ होगा और सामने की तरफ बच्चों आपके पास करंट होगा और सामने की तरफ ही आपके पास जे का टर्म होगा, राइट। तो सबसे पहली बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको कुछ डेल्टा क्यू मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखता हूं मैं नेट चार्ज फ्लोइंग, नेट चार्ज फ्लोइंग, उसको बोल सकते हो बच्चों आप लोग डेल्टा क्यू। आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा चार्ज का फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ E, तो वहां पे n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। यहाँ वो गलती मत करना, यहाँ स्मॉल वाला n नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा बड़ा वाला n। ठीक है, बात समझ रहे हो आप मेरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला n आ जाएगा। ठीक है, क्यों, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए और पहले ही अपन डिफाइन कर चुके हैं। तो इसको लिख सकते हो आप लोग फटाफट, यहाँ पे स्मॉल वाला n एरिया इंटू लेंथ, और ये हो जाएगा बच्चों लोग E का टर्म। ठीक है, एन इंटू एरिया इंटू लेंथ, और ये हो जाएगा ई। अब ये तो केवल चार्ज का टर्म है, प्लस माइनस एनी के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेंथ और क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर लेंथ के टर्म को अपन और पढ़ लेते हैं। लेंथ एक तरह के डिस्टेंस का टर्म है, और डिस्टेंस को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। तो अगली लाइन में ऐसा कर लेंगे कि डेल्टा क्यू यहाँ लिख लेते हैं, एन ई ए, देखो एन ई ए लिख लेता हूँ, और लेंथ की जगह पे मैं यहाँ पे वी डी इंटू डेल्टा टी कर देता हूँ। यहाँ तक का आ जाएगा तो सारा का सारा रिलेशन ही हो गया आपसे। अब बच्चों डेल्टा टी को लेफ्ट साइड में भेज दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा। उसको आई कहते हैं अपन लोग, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सब पेज से बता रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा एन इंटू ए इंटू वी डी, है ना, एन ई ए वी डी। ये हो गया एक फॉर्मूला अपने पास डेराइव्ड। एरिया को भी बच्चों लेफ्ट साइड में भेज दो तो क्या हो जाएगा, आई बाय ए हो जाएगा। इसे क्या बोल सकते हो आप लोग, एन ई वी डी बोल सकते हो, और बराबर करके क्या आ जाएगा, जे के बराबर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे जे का फॉर्मूला मिल चुका है, ये होता है एन ई इंटू वी डी। इस तरफ पे बच्चों मैंने लिखा है करंट डेंसिटी, ठीक है, और इस तरफ पे यहाँ पे आ रहा है ड्रिफ्ट। पेपर में आता है तो आपको इतना ही करके दे देना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये बताता है कि जे प्रोपोर्शनल होता है किसके, वीडी के। ये भी ध्यान में रख सकते हैं हम लोग, जहां वीडी ज्यादा होगा वहां जे ज्यादा होगा, जहां वीडी कम होगा वहां पे जे भी कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट्स ओम्स लॉ देख लेते हैं फटाफट। देखो मैंने यहाँ पे एक सेल कनेक्ट किया हुआ है अपने कंडक्टर से, ठीक। तो बच्चों लोग किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में अगर सेल कनेक्ट कर देते हो तो आपको दिख जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से जो कंडक्टर का लेंथ एल है बच्चों, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा तो आपको यहाँ पे सारी चीज समझ में आ जाएगी, यहाँ पे ड्रिफ्ट बनेगा, करंट बनेगा, और अल्टीमेटली क्या मिल जाता है हमें, करंट डेंसिटी मिल जाता है। तो ओम्स लॉ ये कहता है दैट करंट डेंसिटी, ठीक है, हम बता रहे हैं ओमिक कंडक्टर्स के लिए, तो यहाँ पर लिखोगे आप करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। इसकी पहली कहानी कैसे पढ़ोगे आप लोग, तो बोलोगे सर सबसे पहले वी आएगा मतलब सेल, उसके आने के बाद डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा वी आने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आने से बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आने से कुछ चार्ज में इसमें ना ड्रिफ्ट मिलना शुरू होगा। ड्रिफ्ट मिलने की वजह से आपको करंट दिखाई देता है, करंट मिलने की वजह से आपको जे मिलता है। तो शुरुआत कहां से होगी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से, और कहां तक जा रही है बच्चों, जे तक जा रही है। तो कहने का मतलब है जे है वो डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, या ऐसा बोल सकते हैं जे बराबर सिग्मा इंटू ई। यहाँ पे सिग्मा क्या कर रहा है बताता हूं मैं आप लोगों को, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। जैसे याद होगा अपन को टेंथ में अपन ने रेजिस्टिविटी पढ़ रखा था, तो उसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों। तो सिग्मा को अपन 1/रो बोलते हैं, और रो के बारे में छोटा मोटा जानते हैं अपन टेंथ क्लास से। आई कैन राइट रेजिस्टिविटी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पेपर में आया प्रूव कैसे करोगे, आप डायग्राम बना के दोगे, फिर बताओगे कि सर वी के बाद ये दोनों चीजें हो रही हैं, डायरेक्टली क्या लिख देना है, जे प्रोपोर्शनल टू ई, और नेक्स्ट लाइन में आंसर मिल जाएगा जे बराबर सिग्मा ई। देखा जाए तो जे भी बच्चों आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ सिग्मा भी लगा होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जे वही डायरेक्शन फॉलो करता है जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया जाता है, राइट बच्चों। फिर आप बोलोगे सर ओम्स लॉ तो अपन को 10th क्लास में V बराबर आई आर प्रूफ करवाया गया था। तो बच्चों ये कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ होता है स्केलर फॉर्म का, और ये जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैक्रोस्कोपिक लेवल बताया जा रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मोशन के थ्रू बताई जा रही हैं चीजें। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, या किसी किसी बुक में बोलते हैं इसको वेक्टर फॉर्म वाला ओम्स लॉ बताइए, ठीक है, 10th क्लास वाला नहीं। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं, क्या क्या कहना चाह रहा है ना। तो नेक्स्ट पेज पे अपन को बोलता है प्रूफ करके दिखाना है बच्चों अपन को, प्रूफ ऑफ
ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। कहने का मतलब है V बराबर आई आर प्रूफ करना है। और ट्वेल्थ में क्या प्रूफ क्या मिलता है अपन को पढ़ने के लिए, J बराबर सिग्मा इंटू ई मिल रहा होता है। सिग्मा क्या है बच्चों, 1/ρ का टर्म है वो तो, ठीक है। तो ऐसा लिख लेते हैं, J को I/A का टर्म होता है, सिग्मा होता है 1/ρ का टर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए कंडक्टर को देखिए। अगर बच्चों कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और दोनों एंड पे मान लो मैंने पोटेंशियल यहाँ पे V प्लस का लिख दिया और यहाँ पर क्या कर दिया V माइनस का लिख दिया है और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ बता दिया है, तो आप में से हर बच्चा जानता है कि डेल्टा V मतलब यहाँ V कर लेते हैं, उसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पे फील्ड बनती है ना वही हो जाता है, E इंटू एल करना होता है। तो यहाँ से ना बच्चों E कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर V/L आ रहा है, ठीक, क्या है V/L आ रहा है। इसको रीअरेंज कर लो ना, क्या दिक्कत है आपको, इन दोनों को लेफ्ट साइड पे भेज दो। तो V बराबर कितना हो जाएगा, ρ इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू आई। 10th क्लास वाले बच्चे लोगों की लैंग्वेज में बात करूं तो ये कितना आ गया, I इंटू आर। बच्चों ये बहुत ही इजी वे में 2 लाइन में डिराइव हो जाता है। मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, ये ओम्स लॉ है, आपने पढ़ रखा है, J बराबर सिग्मा ई, वहां से ये मिल रहा है, उसी से मैंने ये कर दिया है, ठीक है। तो फिर पूछा जाए कभी आपसे J इक्वल टू सिग्मा ई से कैसे पहुंच रहे हो आप लोग V बराबर आई आर से, तो कुछ मत करना बच्चों, उसको ओपन कर देना। J का मतलब होता है करंट ओवर एरिया, E का मतलब होता है V/L और सिग्मा होता है 1/ρ। दैट्स इट, आई गया अपना आंसर। तो क्योंकि अपन जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρ इंटू एल बाय ए। थोड़ा बहुत बच्चों 10th में अपन ने पढ़ रखी चीजें, वो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अपना थोड़ा बहुत तो ध्यान में हो गए हमारे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों रजिस्टिविटी और कनेक्टिविटी समझ लेते हैं, ठीक है। अभी तक के फॉर्मुलेज में अपन को रजिस्टिविटी का फॉर्मूला एक मिल चुका है, उसको वो कहते हैं ρ इंटू एल बाई ए। बेसिकली है तो रेजिस्टेंस का, उसको मैंने रजिस्टिविटी के फॉर्म में भी यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। बच्चों मान लो कि ऐसा कोई कंडक्टर सर के हाथ लग गया जिसका जो एरिया आता है वो भी 1 मीटर स्क्वायर आता है और उसका लेंथ भी कितना आ जाता है बच्चों, 1 मीटर आ जाता है। मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया वाला कोई कंडक्टर मिल जाए अपन को, तो उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ना बच्चों, उसी को आप बोलते हो रजिस्टिविटी। ये केवल 2 चीजों पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, ये करेगा बच्चे लोग टेम्परेचर पे। अभी कैसे डिपेंड ग्राफ बनेगा वो मैं आपको बनवा ही दूंगा, ठीक है। टेम्परेचर पे और किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर R बराबर रो लिखना है तो बगल के दोनों लोगों को 1/1 लिखना पड़ेगा, 1/1, विच मीन्स दैट रजिस्टिविटी का मतलब ये निकल के आ रहा है, resistivity is the resistance of conductor, resistance of conductor, ठीक है, when its length, कितनी लेंथ बच्चों, 1 मीटर, 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। मतलब यूनिट लेंथ भी लिख सकते हो, यूनिट मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों को पूछता है कि बेटा बताइए व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो उसके लिए अपन जानते हैं क्या मतलब है। इसको सिग्मा देखा जाता है बच्चों, और सिग्मा 1/ρ होता है, ये याद रखें। तो लिख सकते हो सीधे सीधे शब्दों में कि द रेसिप्रोकल ऑफ, ध्यान दें सब, द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, रेजिस्टिविटी इज नोन एज, हम क्या कहते हैं इसको, इज नोन एज कंडक्टिविटी। इज दिस क्लियर बच्चों, कोई परेशानी वाली बात नहीं ना। तो बच्चों देखो इनके अपन लोगों ने डेफिनेशन तो पढ़ ली है, अब फटाफट इनको डिराइव भी कर लेते हैं, ठीक। तो देखो हमारे पास क्या होता है बच्चों, रजिस्टिविटी एक फॉर्मूला अपन को डिराइव करना है, तो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों साथ में पढ़ाए जाते हैं। कैसे पढ़ोगे आप लोग, तो बच्चों हम लिख सकते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए हम ये बात जानते हैं, वी नो दैट, लेट मी ड्रॉ अ कंडक्टर। हम किसी भी कंडक्टर के बारे में इतना जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना होता है और जिससे अपन को J मिल जाता है, ठीक। उस J की वजह होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बैकवर्ड में ड्रिफ्ट कर रहा होता है, ठीक। तो अभी अपन को रो और सिग्मा को फाइंड करना है, वो कैसे हो जाएगा बच्चों, बड़े ही आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास 2 फॉर्मूले हमको मिले हुए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले बच्चों, मेरे साथ देखते रहिए आप लोग, आपको आंसर फटाफट मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि J का फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू ई, है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो ओम्स लॉ से अपन लिख सकते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ किसी भी कंडक्टर के पास कंडक्टिविटी होती है और J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है। और आज के ही लेक्चर में मैंने आप लोगों को J बराबर N इंटू ई इंटू वी डी नाम से प्रूफ करा के दिया है। इक्वेशन नंबर बच्चों इसका 2 मान लो, ठीक। तो सिग्मा इंटू ई अपना एक ही झटके में आ गया N इंटू ई इंटू वी डी। अब क्लास का हर बच्चा ये भी जानता है कि वीडियो को बोलते हैं छोटा ई, बड़ा ई,
टाउ डिवाइड बाय एम। तो बच्चों ये टर्म यहाँ पे लग दो, तो सिग्मा इंटू ई कितना हो गया, एन इंटू ई, छोटा ई बड़ा ई, यहाँ पे हो जाएगा एम और इसको हो जाएगा टाउ। बस ई से ई कैंसिल कर दो और आपका सिग्मा निकल आया बच्चों, ये हो जाता है एन ई स्क्वायर टाउ होल डिवाइड बाय एम। दैट्स इट, यही तो अपना आंसर है कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी। ठीक, अगर ये मिल गया है तो तुरंत अपन को रेजिस्टिविटी मिल जाएगा। वो क्या होता है, 1/सिग्मा होता है, बस पलटना है उसको अपन को। तो एम ऊपर आ जाएगा बच्चे लोग और ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ। इतना तो सोच के चलो आप लोग क्या करा रहा है टीचर। ठीक है, तो सिग्मा कितना हो गया 1 बाय, ये रो कितना हो गया 1/सिग्मा हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, रेजिस्टिविटी का एक ऐसा फॉर्मूला जो इस चैप्टर भर में लगता चलेगा। रेजिस्टिविटी में देखो मास पे डिपेंड कर रहा है, नंबर पे डिपेंड कर रहा है, टाउ पे डिपेंड कर रहा है, ई पे। तो जनरली ये स्मॉल डिफरेंस इन टेम्परेचर के लिए ये एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू होता है। थोड़ा बहुत चेंज होगा, ग्राफ में आपको बता दूंगा, लेकिन यहां तक का ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, ऑलराइट बच्चों, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को और देख लेते हैं अपन। तो देखो, अगर कभी कोई कंडक्टर बनाता है टीचर, है ना, तो उसके बाद एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, जिससे वो करंट को अपोज करता है। ये अपन जूनियर क्लास में पढ़कर आते हैं, तो वही लिख देता हूं मैं। इट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच it opposes the flow of current, by which it opposes the flow of current। इतना ध्यान रखना है अपन को बस, ठीक है। और बच्चों रेजिस्टेंस को हमने जूनियर क्लास में कैसे पढ़ा था बच्चों, रो इंटू एल बाय ए। लेकिन अभी के लेक्चर में आप लोगों को रो का एक मतलब मालूम चल चुका है। रो और सिग्मा का इनवर्स होता है, और सिग्मा को अपन कहते हैं एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय बच्चों एम हो जाता है। तो बस आप लोगों को ये टर्म यहां रखना था और अपना आंसर देख लेना था। क्या प्रॉब्लम होती है आपको इसमें, तो हो जाएगा एम अपॉन, मैं लिखता हूं एन ई स्क्वायर टाउ, और एल बाय ए बच्चों 10th क्लास वाला चलता आएगा। मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। देखो एल बाय वैसा का वैसा ही आ रहा है, आपको बस याद करना है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। वो भी कैसे याद करा अपन ने, अपन को रो का फॉर्मूला मालूम है। So this is practically the resistance of your conductor। फिर बात होगी कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस और कुछ नहीं है, उसका रेसिप्रोकल है बस। तो कंडक्टेंस को बच्चे लोग G से देखा जाता है। G is basically 1/R। I can write the reciprocal, ठीक है, the reciprocal of resistance is conductance। The reciprocal of resistance is conductance। तो बच्चे लोग इसको पलट के लिख के देखना है अपन को बस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय एम, और सामने हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा एल। तो ये फॉर्मूला भी कई बार आ जाएगा, तो किसके लिए यूज हो जाएगा बच्चों, जी के लिए। और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो किसके लिए इस्तेमाल करोगे आप, रेजिस्टेंस के लिए। इन पे बेस थोड़े बहुत ग्राफ बनते हैं, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, फिर अपन और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पर लिखा है बच्चों ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स। तो मान लो ये रही आपकी y एक्सिस, ये रही आप लोगों की x एक्सिस, और सेकंड एक ग्राफ बनाते हैं, उसमें भी y और x बना लेते हैं। एक फर्स्ट ग्राफ में बच्चों जानबूझ के मैंने v और i ऐसे रखा है, और सेकंड ग्राफ में मैंने यहाँ पे i रख दिया है और यहाँ पर v रख दिया है। ध्यान रखना ऐसे ही कर रहे हैं पर v i। तो कोई अगर ओमिक कंडक्टर है, क्या है बच्चों, अगर कोई ओमिक कंडक्टर है, सो फॉर आवर ओमिक कंडक्टर यू कैन से दैट बच्चे v और i में एक स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर स्लोप इसका और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप। तो इन दिस केस यू कैन राइट स्लोप इक्वल्स टू y एक्सिस बाय x एक्सिस। मतलब पक्की बात है v बाय i आएगा, जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो बचपन से। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन में बच्चों i और v आ जाए तो स्लोप बच्चों आएगा तो स्ट्रेट लाइन। लेकिन कंफ्यूजन मत करना, vi का स्लोप होता है रेजिस्टेंस, इसका स्लोप होता है 1/r विच मींस कंडक्टेंस। मैं आपको निकाल कर बताता हूं कैसे निकालेंगे इसको। स्लोप का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग y एक्सिस बाय x एक्सिस विच मींस 1/r का टर्म आएगा, और ये हो जाएगा आपका g। ये बात याद रहे, ठीक। अगर इस पे कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, है ना, इस तरह से, मान लो यहाँ पे अपन ने i रखा हुआ है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है v, और दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, एक की वैल्यू a और एक की वैल्यू b है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, बिकॉज ये r a की वैल्यू होगी और ये r b की वैल्यू, और v और i साफ साफ लिखा हुआ है, विच मीन्स यू कैन से दैट सर r a इज ग्रेटर देन r b। लेकिन अगर उल्टा करा हुआ है तो सही थोड़ा ना है वो,
यहाँ अगर v है और यहाँ पर i है और सेम ग्राफ बना हुआ है बच्चे लोग, यहाँ पे अगर a लिखा है, यहाँ पे b लिखा है, इसको आप ra बोलते हो, इसको आप rb बोलते हो, तो उल्टा बोलना पड़ेगा, rb इज ग्रेटर देन r ऑफ a, राइट, r ऑफ a। एक सेकंड इसको रब कर लेने दो मुझे। हाँ, ये हो जाएगा हमारा ra। ठीक है, इतना ध्यान रहे अपन को। ओके, ऑलराइट बच्चों, टेम्परेचर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, है ना, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी समझ लेते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कहता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का ये जो रैंडमनेस होता है ना बच्चों, ये बढ़ता चला जाता है। अगर टेम्परेचर ये रैंडमनेस बढ़ेगा ना, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो रेजिस्टेंस होगा उसको बढ़ना चाहिए टेम्परेचर के साथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, सबसे पहले जो अपना कंक्लूजन आने वाला है वो हो जाएगा, फॉर कंडक्टर्स यूजुअली ऐसा देखा जाता है। ठीक है, हम ये कहते हैं जो आयंस होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इन कंडक्टर्स कॉमा द आयंस वाइब्रेट, आयंस वाइब्रेट विथ टेम्परेचर, आयंस वाइब्रेट विथ टेम्परेचर। एक बात तो अपन को यहां से ये क्लियर हो जाती है। दूसरा बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो रेजिस्टिविटी है वो भी शॉर्ट टर्म में इंक्रीज करने लग जाती है, तो हो जाएगा रेजिस्टिविटी रो एज अ टेम्परेचर, वो हो जाएगा रो नॉट, ब्रैकेट में लिखोगे आप 1 प्लस अल्फा, और जितना भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन टी माइनस टी नॉट, या डेल्टा टी भी करके बात करते हैं। चलो एक दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसको। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों क्या सीखा अपन ने, रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, अप टिल 10th स्टैंडर्ड हमें ये कहा जाता है कि आर प्रपोर्शन है किसमें, एल बाय ए के, और यहां पर रो का टर्म कांस्टेंट है। क्या है, रो कांस्टेंट है। ये सारी कहानी किसके लिए कराई जाती है बच्चों, आइडियल के लिए। इसको थोड़ा उल्टे तरीके से देखते हैं अपन, वो ये है दैट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड, जब जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना, तब बच्चों लेंथ और एरिया ऑल्सो इंक्रीज, दोनों के दोनों क्या करेंगे बच्चों, सेम प्रपोर्शन से बढ़ना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये एल बाय ए यहां पर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। उल्टी बात कर रहे हैं अपन, तो आर किस पे डिपेंड कर गया, रो पे। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आर नॉट, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा, और इसको बोलते हैं डेल्टा टी, मतलब टी माइनस टी जीरो। इज दिस क्लियर। और यहां बच्चों ये जो अल्फा का टर्म है ना, ये हो जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ध्यान रखें, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इससे कुछ ग्राफ बनते हैं, मैं आपको बनवा देता हूं, फटाफट देखते रहिए। तो बच्चों देखो, अगर कोई एक ओमिक कंडक्टर है, क्या है, ओमिक कंडक्टर, कहने का मतलब है कोई नाइक्रोम वगैरह हो गया जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है ओम्स लॉ, तो उसके लिए ग्राफ पता है कैसा बनता है बच्चों, एक एंड पे आप लोग टेम्परेचर लिखते हो और एक एंड पे आप लोग रो लिखते हो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन जा रहा होता है। ठीक है, फॉर स्मॉल टेम्परेचर रेंज यहां लिखना पड़ेगा अपन को, फॉर स्मॉल टेम्परेचर रेंज। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि रो बढ़ेगा अगर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा होगा, ऑलमोस्ट नियर, है ना, नियरली प्रपोर्शन, नियरली क्या है बच्चों लोग, ये प्रपोर्शनेट है। बट अगर मैं यहाँ पे कॉपर लेकर आऊं, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, आयंस का वाइब्रेशन और जल्दी बढ़ने लगता है, तो ग्राफ आपको स्लाइटली चेंज मिलेगा बच्चों इस तरह से। तो यहाँ टी रहेगा बच्चों, यहाँ पे रो रहेगा, रो एज अ फंक्शन ऑफ टी, जो यहाँ पर भी है। ठीक है, एक चीज और आती है बच्चों हमारे पास, जिसे अपन लोग बोलते हैं कि ये होते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो हम इसको कह सकते हैं सुपर कंडक्टर्स। इनका ग्राफ कैसे बनता है, तो सुपर कंडक्टर का मतलब ये हो जाता है कि ये एक टेम्परेचर तक क्या करते हैं। सो बच्चों, देयर इज न्यू कैटेगरी ऑफ सुपर कंडक्टर्स जिनका ना जो रेजिस्टिविटी है वो एक्सट्रीमली कम होता है। देखो सुपर कंडक्टिविटी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में, एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी। तो आप बोलोगे सर ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ना ये लोग रेजिस्टिविटी जीरो करके रखते हैं, मतलब एट या अप टिल क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, टीसी। बच्चों जो रो का टर्म होता है ना बच्चों, इन लोगों का वो जीरो करीब आता है। कहने का मतलब ये है कि यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और यहाँ पे रो का टर्म चल रहा है, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। तो अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर ऑफ क्रिटिकल, आपको ना ये जो डेंसिटी है, ये जो रो का टर्म है, रेजिस्टिविटी का टर्म है बच्चों, ये पूरा का पूरा आपको जीरो के फॉर्म में मिलेगा।
एंड देन सडनली इट राइजेज अप, उसके बाद ये नॉर्मल एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो जैसे रियल लाइफ में एग्जांपल दूं तो सुपर कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल और हमारे लिए काम की चीज़ हो जाएगी अगर ये रूम टेम्परेचर पे अचीव हो जाती है। अभी राइट नाउ मरकरी के लिए जो पढ़ा गया है, मरकरी के जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बच्चों, वो क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन है, जिसको अपन रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं। रूम टेम्परेचर जनरली 300 केल्विन होता है। तो अगर मान लो बच्चों 300 केल्विन पे किसी ने अगर परफॉर्म कर दिया सुपर कंडक्टिविटी, तो आपको उसके बाद सेल, बैटरी, एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत बहुत कम पड़ जाएगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सम एलॉयज, कुछ एलॉयज हैं या मेटल बोल सकते हो, सम एलॉयज मेटल डिस्प्ले सुपर कंडक्टिविटी, डिस्प्ले सुपर, मैंने यहां पे लिखा है बच्चों लोग कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब होता है रो का टर्म जीरो होगा। कब तक होगा बच्चों? क्रिटिकल टेम्परेचर तक होगा। उसके बाद ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव कर जाएगा। तो कोई पूछता है व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, तो बोलेंगे द मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू विच द मेटल और द ऑब्जेक्ट इज डूइंग सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं द मैक्सिमम टेम्परेचर, देखते जाना सब लोग, है ना, द मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू विच द रेजिस्टिविटी, क्या है, द रेजिस्टिविटी इज जीरो। आर्टिफिशियली बात कर रहे हैं, जीरो रह जाएगी। यहां पे रो का टर्म कितना है बच्चे लोग? जीरो के बराबर है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको कहते हैं अपन लोग कलर कोडिंग से अपन किसी भी कार्बन रजिस्टर्स की वैल्यू बता सकते हैं। अब रियल लाइफ में कोई रजिस्टर देखते ही होंगे बच्चों, तो उस पर कलर कोड दिए जाते हैं। जनरली हमारे सिलेबस में बच्चों ये 4 बैंड कोड वाला दिया हुआ है, राइट साइड में देखिए आप, और मार्केट में ना 5 बैंड कोड वाला ही मिलता है। तो 4 बैंड कोड वाले की बात करते हैं। यहाँ पे 3 जो बैंड होते हैं वो बहुत ही नजदीक लगे रहते हैं, और थोड़ा स्पेस देकर के बच्चों लास्ट वाला बैंड लगाया होता है। इसको कहते हैं टॉलरेंस वाला बैंड, मतलब वैल्यू में कितना कम ज्यादा वैल्यू आने वाला है रेजिस्टेंस के। तो जब ये सर्किट में लगा होता है तो इसके कलर्स को देख के इनकी एक्चुअल वैल्यू बताई जाती है, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल कि रजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो ताकि उतना करंट उस सर्किट में वहां पे ड्रॉ हो रहा हो। तो देखो बच्चों, या तो इसको बोल सकते हो कि सर स्ट्रिप के नाम से ये ए बी सी डी हो सकते हैं, और या तो ऐसा बोल सकते हो कि ये पहला बैंड होगा, दूसरा बैंड होगा, और ये हो जाएगा तीसरा बैंड, और लास्ट वाले को तो टॉलरेंस बैंड बोलते हैं बच्चों। कुछ यहाँ पे कलर्स लिखे होते हैं जो आपको भी इतने मेमोराइज नहीं करने हैं, आपको ये याद रखना है कि ये नंबर चल रहे होते हैं। देखो मैंने क्या लिख के रखा है, 0 से लेके बच्चों 9 तक लिख लिया, यहाँ पे भी 0 से लेके वापस से 9 तक लिख लिया है। और वैसे ही मैंने थर्ड के लिए ये मल्टीप्लायर फॉर्मेट में लिखा है। मल्टीप्लायर फॉर्मेट का मतलब है कि 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 3, 4। तो हर एक कलर को सीक्वेंस में याद नहीं करना है, आपको एक छोटा सा एक लिंगो याद करना होता है। उसे कहते हैं बच्चों अपन लोग ये बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। सो आई कैन राइट, लेफ्ट साइड में देखो बेटा क्या लिख रहा हूं मैं, बी बी, ठीक है, रॉय ROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहाँ पे कर क्या रहा है, ये सबसे स्टार्ट करेगा ये सबसे डार्क कलर से ब्लैक, और खत्म कहाँ पे करेगा बच्चों? ये व्हाइट पे। ऐसा दिमाग में रख सकते हो, ब्लैक पे शुरू होगा और व्हाइट पे खत्म होगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो देखो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, देन ग्रीन, यू हैव ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड अगेन व्हाइट। अब सुनना इसको वैल्यूज कैसे लिखी जाती हैं। तो किसी भी वैल्यू की जो रेजिस्टेंस रहेगा ना, उसका एक फॉर्मूला होता है। तो हम ये लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर्मूला नहीं है बच्चों, वो देख करके लिखने वाली ट्रिक है एक। बस देखो किसी की भी वैल्यू कैसे लिखी जाती है, ये 2 डैश लगाओगे आप, मल्टीप्लाई करके 10 टू पावर में फिर से पावर में डैश लगाओगे। कहने का मतलब है यहाँ पे पहले बैंड की वैल्यू आएगी, यहाँ दूसरे बैंड की वैल्यू आएगी, और 10 टू पावर में मल्टीप्लाई मार के थर्ड बैंड की वैल्यू आती है। ठीक है, और प्लस माइनस करके यहाँ पर टॉलरेंस लिखा जाता है, टॉलरेंस वाला बैंड कितना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को ना थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है ना यहाँ पे बच्चों, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो आगे लिख लो कि उसने ना सोने चांदी के नेकलेस पहन रखे हैं। तो यहाँ मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ इसका, गोल्ड सिल्वर, अपन बोलते हैं ना सोना चांदी, डायरेक्टली वर्ड में बोलते हैं सोना चांदी नेकलेस, तो वेयरिंग गोल्ड सिल्वर, और एंड से हो जाएगा बच्चों नेकलेस। तो इसको एक्सटेंड करके याद कर सकते हो, शी इज वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो सबको यही एडवाइस देता हूं मैं कि बच्चों बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाला लिखा अपन ने, उसके बाद लिख देना गोल्ड सिल्वर नेकलेस उसने वियर करके रखे हैं ना, तो वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब इमेजिन करिए कि हमारे पास कोई एक ऐसा रजिस्टर है
जिसका पहला बैंड, दूसरा बैंड और थर्ड बैंड और ये फोर्थ बैंड, हमसे बोलेगा इसकी वैल्यू बताइए। तो पहला बैंड बच्चों हमारे पास ब्राउन नाम से आ रहा है, दूसरा बैंड हमारे पास मान लो ब्लैक नाम से आ रहा है, और थर्ड बैंड हमारा मान लो बच्चों लोग ब्लू नाम से आ रहा है, और लास्ट वाला ये गोल्ड से बना हुआ है, और बोलेगा ये कलर कोडिंग है, इनकी वैल्यू बता दीजिए। तो बच्चों ब्राउन का मतलब ये फर्स्ट बैंड हो गया, सेकंड बैंड हो गया, थर्ड बैंड हो गया, और ये लास्ट वाला टॉलरेंस वाला बैंड हो गया। तो देखो ब्राउन वाला कहाँ पर होगा, तो देखो ब्राउन क्या आ गया, नंबर क्या लगा हुआ है 1, तो इसके लिए हो जाएगी बच्चों वैल्यू 1। ब्लैक के लिए क्या हो रही है वैल्यू बच्चों 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 10 टू पावर। थर्ड वाला देखो क्या लिखा है, थर्ड वाले के लिए ब्लू लिखा हुआ है, तो ब्लू को देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लू के सामने होना चाहिए 10 टू पावर में 6, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10 टू पावर 6। कहने का मतलब है ये 10 टू पावर इसको बोलते हैं बच्चों मेगा ओम्स, और गोल्ड का मतलब होता है प्लस माइनस में। गोल्ड क्या है, कितना एरर लिखा है बच्चों, 5% का होता है, तो बोलेंगे 5% का यहाँ पे टॉलरेंस है। ये आपका आंसर आ चुका है। मतलब तीनों के तीनों वैल्यूज देखे और आपने आंसर निकाल दिया। जो फर्स्ट बैंड होता है वो फर्स्ट वैल्यू बताता है, सेकंड बैंड सेकंड वैल्यू बताता है, जो थर्ड बैंड होता है वो 10 टू पावर में जाके बताता है 1 2 3। और गोल्ड सिल्वर मतलब सोना चांदी 5%, 10%, और अगर खाली ये कुछ नहीं है, नो कलर है, तो क्या बोलोगे सर 20% है। ओके, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, और कलर कोड बच्चों रेड 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 करके, और यहाँ पे सिल्वर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कोई ऐसा एक रजिस्टर होगा बच्चों, उसके शुरू के 3 कैसे हैं, रेड 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 बन रहे हैं, और ये गैप देकर के यहाँ पे सिल्वर बना हुआ है। अगर आप चेक करोगे ना बच्चों, तो रेड की वैल्यू पता है क्या आती है, देखो यहाँ पे 2 आ रही है, 2 आ रही है, और 10 टू पावर में भी 2 लिखी हुई है। तो कहने का मतलब है ये ये होती है बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू। एक फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए, ये दो बैंड होते हैं, मल्टीप्लाई करके 10 टू पावर में तीसरा बैंड होता है, और प्लस माइनस करके बच्चों टॉलरेंस लिखा जाता है। तो पहला बैंड भी आपका रेड का है बच्चों, दूसरा बैंड भी आपका रेड का है, तीसरा बैंड भी आपका रेड का ही है, तो आंसर हो जाएगा 2 10 टू पावर में 2, और सिल्वर को अपन कहते हैं 10%। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग 2.2 इंटू 10 टू पावर 3। देखो 2 ऊपर चला गया, यहाँ पे ये डेसिमल आ जाएगा, तो प्लस माइनस में मेरे पास क्या हो रहा है 10%, तो आंसर हो जाएगा अपने पास 2.2 किलो ओम प्लस माइनस 10% इज द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस। इसको ऐसे पहचानना होता है बच्चों, इससे ज्यादा मत सोचो आप। रेजिस्टेंस इज 2.2 किलो ओम्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ये नंबर देख रखे हैं, तो 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, और 10 टू पावर में 0 से लेके 10 टू पावर में 9 तक, राइट। और लिखना कैसे होता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, और थर्ड में 10 टू पावर में मल्टीप्लायर करके नंबर, ये अपन को पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी ऑल आर फेमिलियर विद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इनको फटाफट मैं करवा देता हूं, आप ध्यान से देखते रहिए। हम सबसे पहले बच्चों लोग सीरीज वाला कंप्लीट कर लेते हैं। सीरीज का मतलब हमने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ रखा होता है, जब एक के बाद एक लगे हो रेजिस्टेंस, उसको टेक्निकली अपन ऐसे बात करेंगे, व्हेन वी हैव कनेक्टेड 3 रेजिस्टेंस लाइक दिस। देखो ये, और उन सब पर सेम करंट पास होके जा रहा हो, तो व्हेन द करंट इज सेम इन ऑल द रेजिस्टेंस, उसे अपन क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहां मैंने इन तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन को बच्चों एक बैटरी से कनेक्ट करके रख दिया है, और ये रहा हमारा आंसर। इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इन सबका मिला करके एक आंसर आना चाहिए, और ये आपके पास बैटरी हो जाएगी, इस पे वी आएगा, ये आर हो जाएगा। बैटरी कैसे काम करती है ये अपना अगले टॉपिक रहने वाला है। हाल फिलहाल के लिए कोई भी सेल बैटरी बच्चों एक एंड से करंट प्रोवाइड करता है, उसको उतने ही चार्जेस नेक्स्ट साइड से चाहिए होते हैं। समझ लो ये एक तरह के हमारे कंजूस दोस्त की तरह है, इसने यहाँ से करंट दिया तो उसके यहाँ से करंट चाहिए रहेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, V प्लस माइनस कर देंगे, और सबसे अगर सेम करंट जा रहा होगा तो इसका मतलब होता है सीरीज में पढ़ाया जा रहा है बच्चों। एक वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे R1, एक वैल्यू हो जाएगी R2, एक वैल्यू हो जाएगी R3। यू कैन क्लियरली से दैट कि सर जी V1 V2 V3 क्या होंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आंसर मिल जाता है अपने को V1 प्लस बोल सकते हो V2, फिर आगे बोल सकते हो V3, बराबर करके बच्चों V लिख देता हूं मैं। एज पर ओम्स लॉ आप सब जानते हो V1 का मतलब क्या हो जाएगा, I इंटू उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, आई इंटू उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, फिर आई इंटू उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, वो पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा है वहां पे। और ये हो जाएगा आई इंटू रेजिस्टेंस इन सीरीज बच्चों, आर एस कर देते हैं, और यही तो आपका आंसर है। सबसे आई निकाल के अलग कर दो, और आपको तो पता होगा 10th क्लास से ही कि सीरीज का फॉर्मूला क्या कहता है। ये हो जाता है R1, ये हो जाता है R2, ये हो जाता है R3। बच्चों टाइम बीइंग के लिए मान लो कि जो रेजिस्टेंस है वो उनकी वैल्यू 1 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम है, राइट। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो इसका एक सेंटेंस होता है, मतलब सीरीज के लिए एक बात बोली जाती है, द इक्विवेलेंट, मैं लिखता हूं वो चीज याद रख लेना आप लोग, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
ठीक है, ये हमेशा ज्यादा होगा, ग्रेटर देन, जो सबसे बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा ना उससे भी ज्यादा होगा ये, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। याद रखना इस बात को, है ना, मतलब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमेशा ज्यादा मिलेगा अपन को रेजिस्टेंस। ठीक, और सीरीज को बुलाओगे कब, व्हेन यू कॉल समथिंग इन सीरीज, तो आप बोलोगे व्हेन द सेम करंट, ठीक है, व्हेन द सेम करंट इज फ्लोन थ्रू द रेजिस्टर्स, थ्रू द रेजिस्टर्स, तब हम क्या बोलेंगे बच्चे लोग, कॉमा, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज सीरीज। सिंपल हो गया, देखो अच्छे से, इट इज नोन एज सीरीज। ऑल राइट। और बच्चों एक बात का और ध्यान रखें कि जब n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो क्या करेंगे, तो देखो ये R लगाया अप टू n करके R लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो सीरीज की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी, R प्लस R, ऐसे करके जोड़ते चले जाऊंगा मैं, तो कब तक जोड़ूंगा बच्चों, अप टू n तक जोड़ूंगा, मतलब पक्की बात है ये वैल्यू होनी चाहिए n टाइम्स ऑफ R, ये हो जाएगा अपना एक सीरीज का आंसर, मतलब हमेशा ज्यादा ही आंसर मिलना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, हमें क्या करना होता है, अब यहाँ पर सेम वोल्टेज देना होगा, तो आप बोलोगे सर एक रेजिस्टेंस आप इस तरह का बना लीजिए, एक रेजिस्टेंस बच्चों में ये रख लेता हूँ और एक और रेजिस्टेंस कुछ इस तरह का अपन बना लेते हैं, राइट। ऐसा इसको अरेंज करना होता है जैसे कि इन सबके पास एक ही पोटेंशियल डिफरेंस शेयर हो रहा हो। तो बच्चों देखो, मैं अगर इसको एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, ये प्लस बनाया माइनस बनाया, तो पक्की बात है कि ये करंट जाएगा, और बैटरी का फंक्शन ये है कि करंट दिया है तो करंट उसको वापस चाहिए होगा। बट इस पॉइंट पर बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बच्चों करंट एक एंड से जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा I1, सामने जाएगा तो हो जाएगा I2, यू कैन राइट I3, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज R1, R2 एंड R3, राइट। बट ये जो V है ना ये कॉमन हो जाएगा, तो आप कहोगे सर व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस द कंडक्टर्स और द रजिस्टर्स, उसे अपन पैरेलल बोलते हैं। तो यहां लिखना पड़ेगा अपन को व्हेन द, ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस द रजिस्टर्स, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन लोग इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम उसे क्या बोलेंगे बच्चे लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑल राइट, तो देखो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगी, इन सब का काम जो कर रहा होगा वो अकेला आपको क्या कर जाएगा, एक अकेला रजिस्टर कर जाएगा, उसको बोलते हैं अपन लोग रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। ये लगा होगा बच्चों आपके बैटरी से, बैटरी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, करंट्स वगैरह सेम रहेंगे। आप इसको लिख सकते हो कि सर जी यहाँ पर जो करंट आया था, देखो करंट तीन पार्ट में बट रहा है बच्चों, तो I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस यू कैन राइट I2, यू कैन राइट I3, और बस करंट का मतलब होता है ओम्स लॉ से, I1 बच्चों देखो फर्स्ट ब्रांच में जा रहा है ना, तो हो जाएगा V डिवाइड बाय R1, और ये हो जाएगा V डिवाइड बाय R2, आई कैन राइट V डिवाइड बाय R3, और यहाँ हो जाएगा V डिवाइड बाय R, पी साइंस पर पैरेलल पे चल रहा है, यहाँ से इसको अलग कर दो कॉमन निकाल के, तो आपका आंसर ही आ गया 1 बाय RP बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, एंड वी कैन राइट 1 डिवाइड बाय R3। इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मैं लिख के देता हूं आप लोगों को, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, ये बराबर होगा इज इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ, अगेन आई कैन राइट सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक, अब बच्चों मान लो वही एग्जांपल के फॉर्म में, मान लो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो आप बोलोगे 1 अपॉन RP शुड बी इक्वल्स टू 1 बाय R1, 1 बाय R2, और ये हो जाएगा 1 बाय R3। बच्चों इसका एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ लिखना रहेगा आप लोगों को 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये कोई ऐसा हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 5, सो आई कैन राइट RP इक्वल्स टू 5 बाय 11। अब मेरी बात सुनना, ये क्यों करा मैंने, इन तीनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो जो आंसर आएगा वो स्मॉलेस्ट से भी छोटा आएगा, नहीं समझे, RP शुड बी लेस देन, जो इंडिविजुअली उन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे भी कम आएगा, तो यू कैन राइट द इक्विवेलेंट
क्या लिख सकते हैं बच्चों, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट। जैसे सीरीज में ग्रेटर से भी ज्यादा होता है ना, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट से भी कम होता है, तो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। इतना ध्यान रहेगा, अपना काम चलता रहेगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले बताता हूं, अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो बच्चों देखो, अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस अनइक्वल आ गए तो क्या करने वाले हो। तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक अनइक्वल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक और अनइक्वल रेजिस्टेंस है, और दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऑब्वियस ही बात है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए था 1/R1 प्लस 1/R2। अब बच्चों उसका एलसीएम वगैरह मार देना यहाँ पे, और आपका आंसर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। आरपी का जो टर्म होगा ना, वो इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं अपन, मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसको ऐड कर दिया। देखो इसको याद भी कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई मारा, दोनों को ऐड कर दिया। अब बोलोगे सर जी थ्री का तीन रजिस्टेंस आएंगे तो क्या करेंगे अपन लोग, है ना। क्या बोलोगे सर, तीन रजिस्टेंस आएंगे तो क्या करने वाले हैं। सो इफ वी गेट थ्री रेजिस्टेंस अनइक्वल कैटेगरी वाले, ठीक है, तीन अगर मिलते हैं तो क्या करोगे। अब बोलोगे सर 1/RP का मतलब हो जाएगा, सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस करके यहाँ हो जाएगा 1/R3। तो एलसीएम वगैरह इसको लेते हो ना बेटा, तो आपको ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट ऊपर लिखना रहेगा R1 इंटू R2 इंटू R3। ठीक है, और दो दो करके पेयर बना के इनको ऐड करना रहेगा, तो ये हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 हो जाएगा, और यहाँ पे R1 हो जाएगा। इतना अपन को समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है, फिर बोल सकते हैं अपन लोग थर्ड केस में, जब बहुत सारे इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हों, तो थर्ड वाले के लिए अपन बात कर सकते हैं व्हेन n नंबर ऑफ, ठीक है, व्हेन n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तब क्या होगा बच्चों, राइट, तब हम किस तरह समझ सकते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ तो ये होना चाहिए 1/RP का टर्म आएगा, और ऐसे करके बहुत सारे इनको अपन ऐड करते चलेंगे। तो ये तो पता होगा ना अपन को बच्चों, 1/R1 होता है, प्लस करके 1 मैं लिखता हूँ R2, और प्लस करके यहाँ हो जाएगा 1/R3, सेम बच्चों पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो उसी में अपन लिख सकते हैं, ऐसे करते करते कितने हो जाएंगे। तो बोलोगे सर ये तो बहुत सारे हो रहे हैं, और सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सेम ही हो जाएगी। तो सब पे देखो क्या क्या आने लग जाएगा, इन सब के पास आर आर के टर्म आने लग जाएंगे। तो आप बोलोगे सर और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आरपी की वैल्यू हो जाएगी, किसी एक की वैल्यू लिखो और डिवाइड बाय क्या कर दो, एन कर दो, बस इतना सिंपल है। सीरीज में एन से मल्टीप्लाई और पैरेलल में बच्चों डिवाइड कर देना। आप लोग ये याद रखें, ये एक फॉर्मूला याद रखें और ये भी याद रखें। चलो आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, इक्वल रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, और यहाँ पे इन्होंने ना इसको जंपर कहते हैं। जंपर का मतलब होता है जिस जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है जहां एंड करता है ना बच्चों, ये दोनों के दोनों पॉइंट पर सेम पोटेंशियल आ जाता है, राइट। तो आप ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनकी नंबरिंग कर लिया करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 4 5 एंड 6। आप अगर ए पे शुरू होते हो तो देखो ए डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, तो ए बच्चे लोग एक रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो। लेकिन जंपर की हेल्प से वो एक साथ 4 और 5 पर भी जाता है। तो ए 1 पे तो जा ही रहा है बच्चों, लेकिन साथ ही साथ बच्चों एक और रेजिस्टेंस पे जा रहा है और एक और रेजिस्टेंस पे जा रहा है। तो एक जगह 4 एक जगह 5 कर देता हूं मैं। अब देखो वापस से 4 के अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है, 3, ठीक, और 5 के अगेंस्ट में 6 लिखा हुआ है बच्चों। तो 5 के आगे मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, 4 के आगे बच्चों में 3 कर देता हूँ, और 1 के आगे ऑब्वियसली 2 होगा। फिर अब बी पे आके देखो, बी क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो बी वाला 6 पे जा रहा है और 2 3 पे जा रहा है। तो बच्चों ये एक साथ यहाँ पे लगे रहेंगे। आप बोल देना सर ये वाला पॉइंट बी हो गया, तीनों के तीनों क्या हो गए, पैरेलल में आ गए। तो आपका आंसर जाएगा equivalent resistance should be equals to R divided by N, which means R divided by 3। ये आना चाहिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते रहते हैं, तो हमें आना चाहिए इसको। ठीक है, सो स्टूडेंट्स फटाफट अपन बैटरी और ईएमएफ के बारे में देख लेते हैं। देखो अभी तक हम लोग जब भी बात करते थे ना, तो हम लोग आइडियल सेल या बैटरी के बारे में बात करते थे। द रीजन बिहाइंड दैट, हम उसको इस तरह बनाएंगे बच्चों, हायर पोटेंशियल के लिए बड़ी वाली लाइन और ये लोअर पोटेंशियल, तो इसको जस्ट अपन वी लिख देते थे। इसके दोनों एंड पर बच्चे लोग, लेट से मैंने यहाँ पे ए और बी मेंशन कर दिया है, ये प्लस और माइनस हो गया। बट रियली बैटरी का मतलब होता है ये केमिकल कॉम्पोजिशन बनी होती है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चों, जो बार बार बैटरी चार्ज भी करनी होती है, डिस्चार्ज भी करनी होती है। सो बैटरी को अपन ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स टेक अ वन मैकेनिकल एग्जांपल। मान लीजिए हमें कहीं पर ना एक हाउस होल्ड में वाटर को ना पंप करना है। सो यू रिक्वायर अ पंप which can take water
जैसे मान लो मेरे पास ये क्या हो गया, पंप विच कैन टेक वाटर फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। राइट बच्चों, वाटर को ये लो से हाई पे लेकर जा सकता है। ओके, बट पानी अपने आप हाई से लो पर आ जाता है बच्चों, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बिना कोई एक्सटर्नल वर्क करे। लेकिन आपको एक्सटर्नल वर्क चाहिए होता है, यहां मैं लिख देता हूं, एक्सटर्नल वर्क बाय पंप इज रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल वर्क बाय पंप इज रिक्वायर्ड। अब जरा सोचो, बैटरी चार्ज डिस्चार्ज दोनों तरीके से होती है। तो देखो, हम ये मान के चलते हैं कि द बैटरी विच विच यू अंडरस्टैंड। तो बच्चों रियल जो लाइफ में अपन बैटरी को अगर देखते हैं, देखो आइडियल बैटरी में तो क्या बना हुआ है, प्लस और माइनस लगा हुआ है। रियल बैटरी का ऐसा बोलते हैं, ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया। बच्चों यू रिक्वायर वन बैटरी फोर्स, जिसको बोलते हैं अपन एफ ऑफ बी, जो चार्जेस को ना इस तरह से, जो पॉजिटिव के चार्ज को पॉजिटिव पर पुल पुट करता है और नेगेटिव वाले को नेगेटिव पर पुट करता है, ये हो जाता है बच्चों बैटरी। और यहाँ बच्चों बैटरी के दोनों एंड पर, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो जरूरी नहीं है यहाँ पर कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है मुझे ए और बी का, उसमें एक नया टर्म मिलने लग जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी नॉट इक्वल्स टू योर ईएमएफ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैटरी किसी जगह पर चार्ज होती है, किसी जगह पर डिस्चार्ज होती है। तो पहले समझो कि जैसे आपको रियल लाइफ में वाटर को पंप करने के लिए एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है ना, वैसे ही अपन को बैटरी को चार्ज करने के लिए भी एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इस जगह से। वो जो एक्सटर्नल वर्क करा रहा हूँ मैं, उस वर्क डन की वजह यहाँ पे कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस मिलेगा। और जो आपकी एक्चुअल बैटरी आज के बाद बनेगी बच्चों, वो ऐसी हो जाएगी कि आप बैटरी तो बनाओगे और उसके साथ में एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना दोगे, और फिर इन दोनों एंड्स पे आप बोलोगे सर जी ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो कहने का मतलब है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इन दोनों का, उसको अपन ईएमएफ कहते हैं। तो रियल बैटरीज, ये जो आइडियल बैटरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां ई बराबर वी लिखा जाता है। बट अब के बाद, आज की क्लास, ये इस टॉपिक के बाद बच्चों, रियल बैटरीज का मतलब हो जाएगा देयर हैज बीन अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ई एंड वी, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया है। ये क्यों आया, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे भी बताने वाला हूँ। बट समझ लो कि जैसे वाटर पंप करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ये एक्सटर्नल वर्क डन करने के लिए पंप चाहिए होता है बच्चों, वैसे ही हमें एक एक्सटर्नल बैटरी का फोर्स चाहिए होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बैटरी का फोर्स। ओके, सो यहाँ देखिए सब लोग, एफ ऑफ बी को क्या बोल सकते हैं अपन लोग, तो लिख सकते हैं द फोर्स, ये एक मैकेनिकल फोर्स होगा, इंटरनली बैटरी में लग रहा होगा, द फोर्स विच ड्राइव्स ऑल पॉजिटिव चार्जेस, ऑल पॉजिटिव चार्जेस टूवर्ड्स द प्लेट ए। बच्चों इस प्लेट का नाम ए कर लो, इस प्लेट का नाम बी कर लो। जब बैटरी चार्ज होती है तो ये जो इंटरनल बैटरी फोर्स है ना, वो सारे के सारे प्लस के चार्जेस को बच्चों यहाँ पे भरना शुरू करता है। ऐसा करने से पता है क्या होता है, एक एंड पे आ जाता है नेगेटिव, तो आपको एक जगह पे बच्चों नेगेटिव पोटेंशियल मिलता है, एक जगह पे आपको पॉजिटिव पोटेंशियल मिलने लग जाता है, और इस तरह से हमारा बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब बच्चा कहेगा कि सर एक साइड पे तो प्लस चार्ज आ गया, एक माइनस आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो वो अब हर प्लस के चार्ज को राइट साइड में भेजना शुरू करेगी। और लेफ्ट साइड में कौन चल रहा है आपका, तो बोलोगे सर बैटरी का फोर्स आता है। तो जब बैटरी आपका फुल चार्ज हो जाता है, मतलब मोबाइल पे अब 100% दिख रहा होता है, फुल चार्ज कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि सर जो बैटरी का फोर्स आएगा वो बराबर किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के। ये ध्यान रखा जाए, उसके बाद मोबाइल में 100% शो कर देता है और अपना काम खत्म हो जाता है। अब इसमें इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, तो बच्चों यही इसी टर्म को अपन लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहली बात, इसको कोई भी फोर्स नहीं समझेगा, ये एक तरह का वर्क डन पर यूनिट चार्ज टर्म होता है। सो इलेक्ट्रो लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है मोटिव, और ये हो जाएगा फोर्स। सो बेसिकली कहा जाए तो जो वर्क डन होता है यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, जैसे मान लो सेपरेशन तक बच्चों यहाँ पे डी लिखा हुआ है, दोनों बैटरीज के प्लस माइनस पे डिस्टेंस पे डी लिखा हुआ है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, आप सीधी सीधी बात ऐसा बोलोगे कि वर्क डन, देखना अच्छे से बच्चे लोग, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स। मैंने यहाँ पे वर्क डन बाय क्या लिख दिया है, बैटरी फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे Q इंटू ई इंटू डिस्टेंस। ठीक, अब ना बच्चों ईएमएफ का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। ठीक, तो पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज हम इस तरह बोल सकते हैं, एक सेकेंड रुकिए,
ईएमएफ का मतलब हो जाता है बच्चों लोग पोटेंशियल का टर्म होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं अपन लोग ईएमएफ। तो यहाँ से वर्क डन कह रहा है ये, तो बच्चों पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन की वैल्यू ऊपर मिल रही है तुम लोगों को, Q इंटू ई इंटू डी डिवाइड बाई क्यू, इससे इसको हटा दो, ठीक। तो E इंटू डी का टर्म तो पोटेंशियल मिल रहा है, और बच्चों यही टर्म आप लोगों को क्या बन जाता है, ईएमएफ का टर्म बन जाता है। तो ईएमएफ इज हियर इक्वल्स टू पोटेंशियल, या इसको बोल सकते हो आप लोग डेल्टा वी। तो लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals between the terminals of battery between the terminals of battery। बच्चों इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक बात का और ध्यान रखो, बैटरी बाहर कहीं कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए एक्सटर्नली, है ना। सो व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है, एक्सटर्नली। सो हमने यहां से क्या सीखा बच्चों कि जो ईएमएफ है वो और कुछ नहीं है, डेल्टा वी है, जब बैटरी बाहर कहीं कनेक्टेड नहीं है। ये इस पेज का क्या है, कंक्लूजन है। पेपर में आता है डेरिवेशन करके दिखाई ईएमएफ का, तो क्या करना है, ईएमएफ को बच्चों आपको वी बोल देना है, ठीक है। और वी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क को अपन कहते हैं क्यू इंटू ई इंटू डी बाय, इस तरह से। तो मिल जाएगा अपने आपको अपन को आंसर, ठीक है। ये इतना सिंपल सी बात हो रही है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। बच्चों ऐसा कई बार ही हो रहा होगा कि आप लोगों से ये लोग करंट डिवीजन रूल पे क्वेश्चन पूछेंगे। वो ऐसा हो जाता है कि करंट डिवीजन किस कॉम्बिनेशन में होता है, तो हमें मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए कि ये दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं सामने से, इस पे कोई करंट चल करके आया और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे लोग R1 और ये हो जाएगा R2, दे लास्ट क्योंकि पहले वाले ब्रांच से कितना करंट जाता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर पहले वाले पे करंट जा रहा है I1 और दूसरे वाले करंट कितना जा रहा है बच्चे लोग I2। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि जो नेट I करंट आया वो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, राइट। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, वो क्या होती है कि द वोल्टेज विल बी सेम बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो इसको बोल सकते हैं अपन I1 R1 बराबर कितना हो जाएगा, ये I2 इंटू R2, जिसका एक सीधा सीधा मतलब बनता है कि जो करंट है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। मतलब जितना जिसके बाद जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे करंट उतना कम जाएगा। अब बच्चों आपको अकेला I1 चाहिए और अकेला I2 चाहिए, वो कैसे निकालोगे, वो यहीं से निकल आता है। हम ऐसा लिख सकते हैं I1 डिवाइड बाई I2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा R2 डिवाइड बाय R1, क्योंकि बच्चे लोग ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे एक बार लगा दीजिए आप कंपोनेंट डिविडेंड वाले टर्म्स, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था I1 डिवाइड बाय, देखो I1 बाय I2 इक्वल्स टू यहाँ लिखा हुआ है मैंने R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये जो टर्म है बच्चों ये I के बराबर होती है, तो आप लिख सकते हो सर यहाँ से I1 कितना आ गया मेरा, सामने वाला रेजिस्टेंस ये हो जाएगा R1 बाय R2 इंटू टोटल करंट। ये चीज इस चीज का एक बार ध्यान रखें, अपन को चीजें समझ में आ जाएंगी। ये CDR में I1 की वैल्यू है। ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल एक्सप्रेशन है जब आपको दो पैरेलल रेजिस्टेंस दिए रहे हैं और एक साइड से बोला जाए करंट निकाल के बताइए। सिमिलरली बच्चों अगर आप यहाँ से I2 निकालने के लिए जाते हैं ना, तो आपको मिल जाएगा, अगर सेकंड ब्रांच में देख रहे हैं तो पहले वाले का रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R1 बाय R2 इंटू आई, जो टोटल करंट मिला हुआ है आप लोगों को। तो ये एक फॉर्मूला बनता है, दूसरा फॉर्मूला बनता है। दो ब्रांच में आप लोगों को इस तरह सॉल्व करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो, ये CDR के सिमिलरली अपने पास एक वोल्टेज डिवीजन रूल भी होता है, जहां पर अपन को सीरीज में वोल्टेज निकालने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया और एक और रेजिस्टेंस लगाया, जैसे मान लो यहाँ पे R1 लिखा है और ये R2 लिखा हुआ है, और कोई कह देगा कि यहाँ पे बच्चों सीरीज में कनेक्शन है, मतलब क्या होगा, दोनों के पास सेम करंट जा रहा होगा, बट दे विल बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स जस्ट लाइक दिस। और यहाँ से ये इस तरह से मिल करके बन जाएगा, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, और ये कॉमन एक बैटरी से कनेक्टेड होगा बच्चों, पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो आप कह सकते हो कि सर जो V का टर्म है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 है ना, ये ध्यान रखा जाए बच्चों। और कितना V1 होगा और कितना V2 होगा ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है, कितना V1 कितना V2 होगा। तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे करंट कांस्टेंट होगा, राइट। तो अगर अपन ओम्स लॉ से आगे बढ़े तो बोल सकते हैं कि V बराबर IR के फॉर्मूले में इस पर्टिकुलर केस में I कांस्टेंट है, यू कैन से दैट V प्रोपोर्शनल टू R। आप लिख सकते हो V1 बाय V2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, R1 बाय R2, डायरेक्टली में आएगा यहाँ पे। देखो इसमें लगा दो अपन डिविडेंड, V1 अपॉन V1 बाई V2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस ऑफ R2। ये पूरा क्या होता है बच्चों, V हो जाता है, तो उसको उस तरफ भेज दीजिए। तो इससे आपका मिल जाएगा पहले रेजिस्टेंस में रहने वाला वोल्टेज वो हो जाएगा R1 अपॉन
R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई करके टोटल V, क्योंकि लेफ्ट साइड में बता रखा है मैंने ये। सिमिलरली बच्चों आप अगर आप नीचे वाले टर्म को ऊपर ऐड कर देते हो तो ये ऐसा कुछ मिलने लग जाता है, V2 इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 और यहाँ हो जाएगा V। ध्यान रखें अगर V2 देखेंगे तो R2 ऊपर आएगा, V1 देखेंगे तो R1 ऊपर आएगा। और इस तरह अपन ने क्या पढ़ लिया है, वोल्टेज डिवीजन रूल। जैसे करंट डिवीजन रूल होता है ना बच्चों पैरेलल के लिए, वैसे ही वोल्टेज किस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगे होंगे, ये उसके लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ डिस्कस किरचॉफ लॉ। बच्चों इसको केवीएल केसीएल शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो आप लोगों को ना अभी ना दो लॉस पढ़ने हैं। एक को बोल सकते हैं अपन लोग किरचॉफ का, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट का लॉ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लोग KCL बुलाते हैं। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, KVL, जिसको अपन बोल सकते हैं किरचॉफ का, ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज वाला लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, राइट। तो बेसिकली इस लॉ को अपन एक किसी पॉइंट पर लगाते हैं या इसको बच्चों लोग किसी जंक्शन पर लगाते हैं, ये एक फर्स्ट पॉइंट याद रखो। सेकेंड थिंग बच्चों, ये एक लॉ या तो लूप पे लग सकता है या तो मेश पे लग सकता है। लूप बटा ओपन भी कहला सकता है और क्लोज लूप भी हो सकता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। सेकेंडली अपन अगर बात करें, ये पॉइंट पे लगता है, जंक्शन पे लगता है बच्चों, ये 1 मार्क में पूछा जा चुका है कि केसीएल किस पे डिपेंड करता है। तो अपन बोलेंगे किरचॉफ का जो करंट लॉ है, इट बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ, ये बेसिकली चार्ज पे कंजर्व करता है, सो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और पोटेंशियल एक तरह का वर्क डन का टर्म होता है, और वर्क डन का मतलब एनर्जी का यूनिट होना चाहिए। तो कोई पूछे व्हाट इज केवीएल, तो आंसर हो जाएगा केवीएल रिप्रेजेंट करता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ, ध्यान दें सब, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतना आना चाहिए समझ में अपन लोगों को। केसीएल के अंदर सबमिशन ऑफ करंट किसी भी लूप के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, जीरो। और यहाँ पे सबमिशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ लूप बच्चों हो जाता है जीरो। जब भी अपन केसीएल लगाते हैं बच्चों तो वो किसी पॉइंट पर लगाया जाता है, तो मैं यहाँ पॉइंट की जगह पे ना इसको प्रॉपरली जंक्शन लिख देता हूँ। तो ये याद रखें अपन केसीएल लगाते वक्त, और ये याद रखें बच्चों आप लोग केवीएल लगाते वक्त। अब डिटेल में बता देता हूँ आप लोगों को केसीएल है क्या और केवीएल है क्या। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। बच्चों लोग अगर मैं आपसे बोलूं KCL क्या है, तो आप बोलोगे सर एक पॉइंट बना लीजिए, देखो इस तरह से, और इस पॉइंट के क्रॉस में मान लेते हैं कि ये 4 रेजिस्टेंस इस तरह से आ रहे होंगे, देखो, और यहाँ पर भी आ रहे होंगे। आई कैन राइट दैम R1 R2, यहाँ मैं लिख सकता हूँ R3, और ये हो जाएगा बच्चों लोग R4। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर कुछ करंट होंगे जो इनकमिंग भी हो सकते हैं और आउटगोइंग भी हो सकते हैं। तो ये मान लो I1 हो गया, एक करंट यहाँ निकल जाएगा और एक करंट बच्चों ऐसे हो जाएगा। तो I1 हो गया, नाम रख दो इसका I2, ये हो जाएगा I3, और ये क्या हो जाएगा I4। आप सब लोग जा सके उस जंक्शन पे जाके ही बैठ जाओ और देखो कौन सा करंट हमारी तरफ आ रहा है, कौन सा करंट दूर जा रहा है। तो केसीएल का मतलब होता है सबमिशन ऑफ ऑल द करंट ऑन अ जंक्शन, ये होता है बच्चों जीरो। तो जो इनकमिंग में आ रहे होंगे उनको अपने इसलिए क्या होंगे, चार्ज लेकर के आ रहे होंगे हमारे पास। दैट मीन्स मैं प्लस ऑफ I1 करूंगा, प्लस ऑफ I2 करूंगा, माइनस ऑफ I3 करूंगा और माइनस ऑफ I4 कर दूंगा, और सबमिशन क्या हो गया, जीरो। ऐसा भी लिख सकते हो I1 प्लस I2, समझ रहे हो बात को बच्चों, I1 प्लस I2 बराबर करके कितना हो जाएगा, I3 प्लस ऑफ I4। ये बात का ध्यान रहे। इसका मतलब हो जाएगा जो भी इनकमिंग में करंट आया बराबर किसके हो गया बच्चों, जो करंट उस पॉइंट से निकल गया। बिकॉज करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज चल के जा रहा होगा, ठीक। तो इट स्टेट्स दैट द चार्ज फ्लोइंग, है ना, द नेट चार्ज, यहां से लिख देता हूं यहाँ पे, द नेट चार्ज फ्लोइंग per unit time from a junction, किसी भी जंक्शन से चार्ज जो चलकर जाता है बच्चों वो जीरो होता है। ये अपन कॉपी में नोट कर ले, काम हो जाएगा अपना। आने वाले एक तरफ, जाने वाले एक तरफ, और ये अपना केसीएल किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हो, ठीक है। यही देख सकते हो ना, I1 I2 इस पॉइंट पर आ रहा है तो प्लस में लिखा, I3 I4 जा रहा है बच्चों, उसको माइनस भी कर दिया। वो चार्ज लेकर आ रहे होंगे और कुछ चार्ज लेकर के जा रहे होंगे। इस तरह समझते हैं अपन केसीएल को। कोई पूछता है कि ये किसका कंजर्वेशन है, तो बोल देना चार्ज का कंजर्वेशन है। क्या है डेफिनेशन, तो बोल देंगे इट स्टेट्स दैट द नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट ही तो होता है। चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लोइंग
एट अ जंक्शन फ्रॉम अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, यही अपना आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो केवीएल देख लेते हैं फटाफट। तो बच्चे लोग यहाँ पे लिखा है मैंने किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, है ना। केवीएल कैसे कैसे पढ़ते हैं, तो केवीएल का मतलब होता है सबमिशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप। किसी भी लूप में अगर क्लोज लूप है तो वहां पे अपन को जीरो मिलना चाहिए पोटेंशियल की ड्रॉप्स। अब ये पोटेंशियल की ड्रॉप किस फॉर्म में हो सकती है, तो बच्चों ये ईएमएफ के फॉर्म में हो सकती है, ये आई इंटू आर के टर्म में हो सकती है, कैपेसिटर लगा है तो बेटा क्यू बाय सी के टर्म में हो सकती है, या स्ट्रेट आपका डेल्टा वी के टर्म में हो सकती है। तो इनमें से कुछ भी आ जाएगा, मुझे वी के टर्म में लिखना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर लूप क्या है और मेश क्या है, तो मेश का मतलब होता है कि उसके अंदर और कोई लूप नहीं बन सकता। तो ऐसे याद कर लो, वाइवा क्वेश्चन हो जाता है ये। मेश इज द स्मॉलेस्ट लूप। कोई भी एक रैंडम से अपन लूप बनाते हैं, उसको आगे पढ़ने की ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लो मेरे पास यहाँ से एक रेजिस्टेंस जा रहा होगा इस तरह से, इस वाली ब्रांच में। हो सकता है कि इस वाली ब्रांच में एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी लगी हो बच्चों। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह की एक बैटरी लगी हो और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हो और यहाँ पे बच्चों फाइनली एक रेजिस्टेंस लगा हो। ये मेरे पास चार ब्रांचेस है, मैं ए से शुरू करता हूँ, बी पे जाता हूँ, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, वापस से ए पे आ गया। तो कहने का मतलब है आपको क्लोज लूप ऐसे लिखते हैं बच्चों, क्लोज लूप को ए पे शुरू करेंगे, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, वापस से इस लूप पे आपको केवीएल की इक्वेशन को लिखना है। ओके, तो बच्चे लोग सुनो, आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने R1, यहाँ हो जाएगा R2, यहाँ हो जाएगा R3 और यहाँ हो जाएगा R4। कहने के लिए मैंने यहाँ पे E1 लिख दिया और बच्चों इसके लिए E2 लिख दिया। आपको प्लस माइनस समझ में आ गया होगा। किसी एक को देख करके, किसी एक बैटरी जो ज्यादा बड़ी ईएमएफ की होगी उसको देख करके आप करंट तो चला ही सकते हो ना बच्चों। करंट ऐसे चल के जा रहा होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन कि अपर वाली ब्रांच में करंट जो जा रहा है वो I1 का करंट है। इस ब्रांच में जो करंट जा रहा होगा बच्चों, ये वाले ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में मान लो किसी और साइड से करंट कोई और ट्रेवल कर रहा होगा इस तरह से, तो उसको लिख सकते हो आप लोग कि सर जी इस करंट का नाम I2 कर लेते हैं और इस वाले करंट का नाम हो जाएगा I3 और यहाँ पर एक करंट कितना हो जाएगा उसका नाम अपन I4 कर देंगे। ये इतना बस ध्यान रहेगा, अपना काम चल जाएगा। आपको दो लॉ पढ़ने होते हैं, वो दोनों लॉ मैं बोलता हूँ, आप वो देख देख के पूरा आंसर लिख देंगे। ठीक है, कैसे इसका इक्वेशन लिखा जाए वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो बच्चों ये आपके पास कोई रेजिस्टेंस है और ये भी आपके पास क्या है, कोई रेजिस्टेंस है, और दोनों तरफ करंट राइट साइड में चल के जा रहा है। ध्यान देना सब बच्चे के, है ना, सारे के सारे बच्चे, दोनों में करंट राइट साइड चल के जा रहा है। वैल्यू इनके पास आर और आर की है। एक बार आप करंट के साथ चल के काउंटिंग कर रहे हो, एक बार आप करंट के अपोजिट चल के आ रहे हो, क्योंकि आप जब लूप लगाओगे ना बच्चों तो करंट आपको किसी भी डायरेक्शन मिल सकता है, या तो आपके साथ मिलेगा या तो आपके अपोजिट मिलेगा। तो समझना बड़ा आसान है होता है। यहाँ से आप क्या करोगे, जब आप करंट के साथ में मेजरमेंट कर रहे हो, है ना, वेन एवर यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका मतलब क्या है कि सोचो बच्चों यहाँ से करंट निकल कर गया होगा तो क्या हुआ होगा, पोटेंशियल में ड्रॉप आया होगा, राइट। तो मैं लिखता हूं वेन वी मूव when we move in the direction of current, in the direction of current। ठीक है, क्या करते हैं अपन लोग बच्चों, हमेशा इन दोनों एंड्स पे क्या हो जाएगा, अपन माइनस ऑफ आई इंटू आर लेते हैं। और जब अपोजिट में आते हो क्या मतलब होगा, करंट कहां से कहां गया होगा, इस तरफ बच्चों हाई होगा और करंट हाई से लो पे जाता है, तो आप कहां चले जाओगे, हाई भी चले जाओगे आप। यहां लिखते हैं अपन लोग व्हेन वी मूव ऑपोजिट टू करंट, उस केस में बस प्लस आई आर लिख देना। यही तो अपना लॉजिक है, बस करंट के साथ चलेंगे तो माइनस, अपोजिट आएंगे तो प्लस। इसका थर्ड लॉ लिखो, ये है आपकी बैटरी और आप सामने चल के जा रहे हो, और फोर्थ लॉ भी लिख लो बच्चों, ये है आप लोगों की बैटरी और आप पीछे की तरफ चल के आ रहे हो। तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ई लिखा हुआ है, प्लस लिखा है और माइनस लिखा है। जैसे बच्चों आप घर में स्टेयर्स होते हैं ना, आप तो स्टेयर्स से उतर जाते हो तो प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो, आप लोअर पोटेंशियल पे आ रहे हो। तो ठीक वैसे ही अगर आप चल के जा रहे हो और बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हो, मतलब आपने पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है बच्चों, आपका पोटेंशियल क्या हुआ है बच्चों, ड्रॉप हुआ है। तो आंसर जाएगा माइनस ऑफ ईएमएफ। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे पलट के आ रहे हो तो देखो बेटा, आप जो घर के स्टेयर्स होते हैं उनके ऊपर चढ़ जा रहे हो, तो मतलब आपका इंक्रीज होगा पोटेंशियल। समझ में आया, तो कर देंगे प्लस ई। ये चार बातें जिस बच्चों को याद रहेंगी वो इसकी इक्वेशन 2 सेकंड में लिख देगा, और मैं भी आपको लिख के दिखा रहा हूँ फटाफट, है ना। तो अगर अपन इस लूप के अंदर केवल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बच्चों, आप एक पॉइंट पे चले जाओ और ए से लेके सामने चलना शुरू कर दो, आप देखोगे कि आप करंट के साथ चल रहे हो। तो आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ करंट कौन सा है यहाँ पे, I1, और रेजिस्टेंस कौन सा है, R1। देखो I1 R1 चल रहा है, अपन चल के आगे आ गए, फिर अपन आगे जाएंगे, करंट के साथ चल रहे हैं और R2 मिल गया, तो फिर से क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बोलो, माइनस ऑफ I2 इंटू R2। फिर आप देखो, आप
बैटरी मिली, बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हो आप, तो जब भी बैटरी के प्लस से माइनस पे जाते हैं तो ये थर्ड वाला चेक करो, प्लस से माइनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप हाई से लो पर आ गए, विच मीन्स दैट यू कैन राइट हियर माइनस ऑफ E2। और आगे जाएंगे फिर चलेंगे अपन, फिर बच्चों करंट के साथ ही चल रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस ऑफ I3 इंटू आई मतलब करंट, आर मतलब रेडियस। फिर बच्चा आप करंट के साथ चल रहे हो तो बोलोगे सर माइनस ऑफ I4 इंटू R4, और फिर से आप बोलोगे सर जी हम माइनस से प्लस चले गए मतलब इंक्रीज कर गए, तो प्लस करके E1, और घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए वाला काम है ये, घूम फिर के वहीं पर आ गए तो क्या बोलोगे सर जी जीरो। कहने का मतलब है सारे के सारे पोटेंशियल ड्रॉप अगर जीरो हो जाते हैं तो यही KVL कहलाता है क्लोज लूप का। ठीक है, बैटरी में देखो माइनस से प्लस पे गया तो देखो यहाँ पे माइनस से सर प्लस पे जा रहे थे तो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ जा रहा है हमारा पोटेंशियल, इंक्रीज हो जाएगा, तो मतलब मेरे को वहाँ प्लस लिखना चाहिए, और नीचे आएंगे तो ड्रॉप होगा तो मुझे माइनस लिखना चाहिए। मैं रेजिस्टेंस के साथ चलूंगा तो नेगेटिव, अपोज चलूंगा तो पॉजिटिव, यही होता है बच्चों आपका KVL। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स बैटरी इन सीरीज पढ़ लेते हैं अपन। क्या होता है कि हमें ना इक्वल बैटरीज को पहले तो अज्यूम करके चलना है कि ये बैटरी पे EMF होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ना बच्चों कई सारे बैटरीज लगे होंगे, ये फिर से E होगा और उसके पास फिर से एक और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। कितने होंगे तो कहोगे सर ये n नंबर ऑफ बैटरीज से इसको अपन पढ़ सकते हैं, जस्ट लाइक दिस देखो। और ये सब मिल करके कहाँ जा रहे होंगे, एक रेजिस्टेंस के पास जिसको अपन कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। एक बात का ध्यान रखें कि पहले बैटरी के टर्मिनल चेक करे जाते हैं कि ये सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। तो अगर मान लो कास्केड करके लगा हुआ है तो यहाँ पे लिखा E1 E2, तो आप बोलोगे सर जी E1 प्लस E2 होगा। और अगर मान लो इस तरह से लिखा हुआ है बच्चे लोग, तो आप कहना कि E1 में से E2 को माइनस करना होगा, बिकॉज अपोज कर रहा होगा, वो जो करंट वहां से रिलीज करेगा ना वो उसको अपोज कर रहा होगा बच्चों। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन से ये कह दिया जाएगा कि जो करंट है वो बता करिए, तो आंसर होता है इसका नेट EMF डिवाइड बाय, मुझे लिखना चाहिए नेट रेजिस्टेंस, नेट EMF डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो सेम सर्किट है इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसमें एक ही EMF बनता है, एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है, और यहाँ पे आप R बनाते हो तो बड़ा वाला R ये हो जाएगा, EMF की जगह पे n टाइम्स ऑफ E हो जाएगा, और यहाँ पे n टाइम्स ऑफ स्मॉल r हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, आप क्वेश्चन में देखो, R R करके बहुत सारे लगे हैं तो NR हो जाएगा, बैटरी बहुत सारे लगे हैं तो Ne हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है n टाइम्स ऑफ E हो जाएगा और नीचे हो जाएगा R प्लस NR, दैट्स इट। ये इतना ही है बच्चों समझने के लिए। एग्जाम वगैरह में आता है इक्वल बैटरीज लगे हैं सीरीज में तो उन पे जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा। याद यही करना है अपन को कि न्यूमरेटर में नेट EMF आता है और नीचे आएगा जितना भी रेजिस्टेंस है वो पूरा पूरा आपको लिख देना है। अब आप डाउट करोगे कि सर यहाँ तो आपने इक्वल वाला बताया है, अलग अलग बैटरी आएंगे तो क्या करेंगे अपन लोग, तो उसके लिए अपन को थोड़ा बहुत KVL वगैरह स्टडी करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डिफरेंट बैटरीज वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये पहली बैटरी हो गई बच्चों, और मान लो मेरे पास दो ही बैटरीज हैं, एक का नाम E1 है और एक का नाम क्या है E2, एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस आर R1 R2। ये दोनों मिलकर के किसके पास जाते हैं बच्चे लोग, ये जा रहे होंगे आपके पास एक लोड के पास। लोड को R कर लेते हैं, यहाँ से करंट जा रहा होगा और इस तरह से करंट को देख लेंगे। इनके नाम रख दीजिए A B C D और लूप चला लीजिए कहाँ से कहाँ तक, A पे शुरू करके B C D और A। आपको तो पता ही होगा बच्चों लोग कि जब करंट के साथ चलते हैं तो क्या होता है, तो व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव आता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ IR। ऊपर चल के जाएंगे तो फिर से R2 आया तो बोलेंगे माइनस ऑफ I इंटू R2। फिर देखो आप माइनस से प्लस पे जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा प्लस करके E2, फिर माइनस ऑफ I इंटू R1 प्लस ऑफ E1 बराबर करके 0। जब जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हो तो इंक्रीज होना चाहिए। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप फटाफट, तो क्या क्या दिख जाएगा आपको, करंट की वैल्यू हो जाएगी न्यूमरेटर में बच्चों E1 प्लस E2 आया और नीचे कितना आ जाएगा R प्लस छोटा r, फिर से R1 R2 ऐसे करके पढ़ सकते हो। तो बेसिकली न्यूमरेटर वाला टर्म किसको डिनोट कर रहा है, तो ये न्यूमरेटर वाला टर्म फिर से बच्चों आपका नेट EMF ही बता रहा है, और यहाँ पे अब मेरे को नेट रेजिस्टेंस ही बताना है। ये बस तब इस्तेमाल करते हैं ये वाला फॉर्मूला जब दो अलग अलग बैटरीज दे रखे हों। ऐसे ही फटाफट अपन पैरेलल को भी पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स बैटरीज इन पैरेलल देखते हैं। सबसे पहले अपन लोग इक्वल बैटरीज वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास बैटरी की वैल्यू EMF में E रहती है, इंटरनल रेजिस्टेंस का R रहेगा। ऐसा मान लीजिए कि कई सारी बैटरीज ना पैरेलल में कनेक्ट करके रखी गई हैं, देखो इस तरह से, और ये सारे के सारे मिल करके किसी लोड रेजिस्टेंस के पास जा रहे होंगे जिसकी वैल्यू R होती है। बैटरी का EMF E और स्मॉल रेजिस्टेंस R। इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा ना वो ऐसा बनता है कि आपको एक ही बैटरी बनानी होती है, एक ही रेजिस्टेंस बनाना होता है बच्चों, और यहाँ पे कैपिटल वाला R तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज। तो देखो पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो जाता है,
तो मैं यहाँ पे ई करके बढ़ाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे ई ही लिखूंगा, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कोई करेगा ना तो बोलेगा सर आर आर करके बहुत बार लगे हुए हैं, तो अप टू मान लो स्मॉल एन, तो आपको लिखना चाहिए आर डिवाइड बाय एन। अब तो बच्चों आप लोग इसका आंसर लिख ही सकते हो ना, नेट करंट कितना होगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई नेट की वैल्यू कितनी होती है, हम सभी को मालूम है, न्यूमरेटर में आना चाहिए नेट ईएमएफ, और यहाँ हो जाएगा बच्चे लोग नेट रेजिस्टेंस, नेट वाला रेजिस्टेंस। तो लिख लो फटाफट, ईएमएफ हो गया ई और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस, ये राइट साइड का सिंपल वाला डायग्राम देख के बोलो स्मॉल आर बाय एन, या तो आप लोग ये याद कर लो और या तो नीचे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लो इसको। तो एन इंटू आर प्लस स्मॉल आर, बच्चों एन यहाँ पे ऊपर निकल आएगा। तो कई बच्चे ये भी याद करते हैं, पता है कैसे, वो लोग ये कहते हैं कि पैरेलल वाले में एन मल्टीप्लाई होगा कैपिटल आर में, और सीरीज वाले फॉर्मूले में देखो एन मल्टीप्लाई होगा स्मॉल आर में। ये सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, ठीक है। बट आप लोगों को ऐसे याद रखो कि न्यूमरेटर में नेट ईएमएफ ही आना है और डिनोमिनेटर में नेट रेजिस्टेंस ही आना है। तो चलो अब डाउट क्या आया कि सर क्या होगा कि अगर दोनों के दोनों बैटरीज ईएमएफ अलग अलग करके आ जाएं, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो वही अपन नेक्स्ट पेज पढ़ने जा रहे हैं कि अगर दो बैटरीज अलग अलग ईएमएफ की पकड़ा दी जाए अपन को, तो मान लो पहली वाली बैटरी आपके पास बच्चों कुछ इस तरह से बनाई जा रही है, लेट मी ड्रॉ इट, ठीक है। हमारे पास ये फर्स्ट बैटरी है बच्चों, और E1 का टर्म होता है और यहाँ हो जाएगा R1, इसे आप सेकंड बैटरी कर लो, ठीक है। और इसके पास क्या हो जाएगा R2। ये प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर्स में ये रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चन में से है, और ये सब मिलकर किसके पास जा रहे होंगे, आपके पास नेट हमारे लोड के पास जा रहे होंगे, ठीक है। तो इस लोड के पास बच्चों अगर अपन बात करें तो करंट आई जाता है, करंट यहाँ से चलता जा रहा है बच्चों, और अगर इस तरह चल के जाओगे तो करंट को देखोगे ना, तो करंट ऊपर वाली ब्रांच में I1 नाम से जाएगा, तो नीचे I2 मत कर देना। अपने आप को इक्वेशन सेव करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि I में से I1 चला गया। बात समझो मेरी, एक इक्वेशन कम बनेगी ऐसे में, और वापस दोनों मिलकर कहाँ पे आएंगे, यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, तो ये दोनों मिल करके आपका वापस से वही आंसर मिल जाएगा। तो शुरू कहाँ से हो रहा है, ए बी सी, और मैं यहाँ पे डी कर देता हूँ, यहाँ पर बच्चों में ई कर देता हूँ, इसको एफ कर देते हैं, इसको जी कर देते हैं, ठीक है। तो बोलोगे सर कितने लूप बन रहे हैं, तो इनके लूप भी काउंट कर लेते हैं बच्चों। एक तो लूप ये बड़ा वाला बन रहा है, एक ये छोटा वाला लूप बन रहा है बच्चों, और एक अंदर ही अंदर एक लूप बन रहा है। तो लूप नंबर 1, लूप नंबर 2 एंड लूप नंबर 3। मैंने I1 I2 I3 नहीं लिया है, मैंने केवल I और I डैश लिया है, मतलब 2 लूप से काम चल जाएगा अपना, ठीक है। तो देखो एक बार ये बड़ा वाला लूप लो, इसकी इक्वेशन लिख कर दिखाओ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लूप, बच्चों लूप 1 लिखा है, आप पूरा नाम खुद से लिख लीजिएगा। तो करंट के साथ चलते तो क्या होता है बच्चों, करंट के साथ जाएंगे तो क्या होता है, तो बोलोगे सर माइनस ऑफ I इंटू आर लिखते हैं। फिर देखो यहाँ से करंट से चलते जा रहे हैं ऊपर अपन लोग, और यहाँ से ऊपर के पाथ से जा रहे हैं, तो फिर से मिलेगा मुझे I इंटू, ये करंट का नाम हो जाएगा ऊपर के ब्रांच में I डैश, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1। फिर बच्चों माइनस से प्लस पे आप जा रहे हो, तो यहाँ पे आप इंक्रीज कर जा रहे हो, तो प्लस ऑफ E1, और घूम फिर के हम लोग वहीं आ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। इतना समझ में आना चाहिए बच्चों। देखो ना आप लोग, ये माइनस आई आर ऊपर से जाएंगे तो जाएगा माइनस ऑफ I1 R1, देन प्लस ऑफ E1, एंड देन घूम के वापस वहीं पे आ रहा है। अब ना एक बार नीचे के पास से घूम करके आप लूप कंप्लीट करो, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस ऑफ I इंटू आर। देखो फिर से जा रहा हूँ मैं यहाँ से, है ना। और हम बात कर रहे हैं अभी के क्लास में लूप 2 की, ठीक। और ये ऊपर वाले पाथ से चलकर आ रहे हैं, तो लिख सकते हैं अपन लोग माइनस के फॉर्म में आएगा I माइनस I1 इंटू R2 प्लस करके बच्चों हो जाएगा E2, और बराबर करके 0, इक्वेशन नंबर 2 कर लो, ठीक है। हम करंट के साथ जाएंगे तो माइनस, और बैटरी के नेगेटिव से प्लस पे आएंगे तो बच्चों उसको प्लस किया जाता है। इतना याद रखेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो जानबूझ के ना मैं इस पूरे क्वेश्चन में ना क्या एलिमिनेट करना चाहता हूँ उसके ऊपर आप देखो, मैं एलिमिनेट I1 को करना चाहता हूँ। तो 10th क्लास में अपन ने बहुत सारी बार पढ़ा है लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना, तो मैं इंटेंशनली बच्चों अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में R1 है ना, तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ किससे, R2 से, और सेकंड वाली इक्वेशन को बच्चों लोग मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ R1 से। ऐसा करने के बाद आप लोग लिख लीजिए इसको, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये माइनस I इंटू, ठीक है, यहाँ हो जाएगा R2, ठीक है। फिर बच्चों एक और माइनस लग जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा R1 R2, और फिर प्लस करके हो जाएगा E1 इंटू R2, बराबर करके मैंने 0 लिख दिया है। सेकंड इक्वेशन में आपको R1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ I इंटू कैपिटल R स्मॉल R1। बच्चों ये माइनस साइन खुलेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस ऑफ I, ये हो जाएगा R1 R2, और प्लस करके I1, यहाँ हो जाएगा R1 R2।
फिर हो जाएगा बच्चों E2 और यहाँ हो जाएगा R1 बराबर करके 0। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये I1 I1 में टर्म चले जाएंगे और यही तो अपन चाहते थे। ठीक, तो एक साइड मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को E1 R2 प्लस E2 R1। देखो ये दोनों के दोनों को है ना, और ये सारे नेगेटिव वाले एक तरह के प्लस बन जाएंगे, है ना। तो इनको कैसे लिखोगे आप लोग, इनको आप लिखना है बच्चों यहाँ पे इन दो टर्म में से क्या दिख रहा है आपको कॉमन, तो बोलोगे IR कॉमन दिख रहा है, अंदर बच रहा है R1 प्लस R2। ठीक है, ठीक है बच्चों, और माइनस करके आई करके यहाँ लिखा हुआ है R1 और ये R2। इतना आया समझ में अपन लोग को। ये फर्स्ट दोनों में से मैंने IR कॉमन निकाला है तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2, और यहाँ से बच्चों केवल R1 R2 ही मिल रहा है मुझे। इतना अपन का आंसर आ चुका है, इतना ही आने की जरूरत थी अपन को। ठीक है, तो चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं अपना, यही तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मुझे यहाँ पे अगर आई नेट लिखने का मन करेगा, अगर नेट करंट, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E1 R2 प्लस ऑफ E2 R1 होल डिवाइड बाय, बच्चों ये पूरा का पूरा टर्म देख रहे हो आप, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, इसको लिखते हैं अपन R, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस करके R1 R2। अब ना बच्चों R1 R2 कॉमन निकालिए, है ना, यहाँ से क्या करो R1 R2 को आप लोग कॉमन निकाल लो, तो पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों E1 R2 प्लस E2 R1। ध्यान दे सब लोग, और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है मुझे, R में से तो वो बाहर निकल चुका है, और यहाँ हो जाएगा R1 R2 होल डिवाइड में आ जाएगा R1 प्लस R2। ध्यान रखें इस बात का। और ये जो टर्म जो बाहर निकली ना बच्चों, उसको मैं न्यूमरेटर के नीचे लिख देता हूँ, तो उसको ऐसा लिखते हैं अपन लोग R1 प्लस ऑफ R2। ठीक, तो ऐसा कर लेने से पता है क्या हो जाता है, ऐसा कर लेने से न्यूमरेटर पूरा का पूरा आपका नेट EMF बन जाता है, ये पूरा टर्म आपका R0 बन जाता है, और आपका आंसर वापस से बच्चों पुराने टाइप में आ जाता है कि न्यूमरेटर में E0 लिखा है और R प्लस स्मॉल R0 लिखा है। ये अपना हो गया दो बैटरी जब अलग अलग होती हैं उसका सोल्यूशन। E1 E2 आपके डिफरेंट हैं, R1 R2 के टर्म आ रहे हैं, और ये अपना फाइनल आंसर आ रहा है। याद कैसे करते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1, 1 2 2 1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। कई बार ये अलग से E0 भी पूछा जाता है, तो मैं आपको हमेशा एडवाइस दूंगा कि E0 भी आप याद करके चलो। ठीक है, तो बच्चों चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं, इसे कहते हैं अपन लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जनरली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस। मान लो 4 रेजिस्टेंस है, हमारे 4 फ्रेंड्स होते हैं, किसी एक की वैल्यू अपन को पता करनी है बाकी तीनों के रिस्पेक्ट में। इट सेज दैट such that value of any one can be determined in terms of the other। मतलब 4 लोग होंगे मेरे पास, अगर मुझे R1 R2 R3 R4 है, R1 चाहिए तो बाकी तीनों के टर्म में मुझे मिल जाएगा। तो ब्रिज के शेप में दिखाई देगा, व्हीटस्टोन पर्सन का नाम है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे चल के आ रहा है पूरा। ठीक है, तो देखो ये एक रजिस्टेंस बनाया हम लोगों ने, और यहाँ पर बच्चों फिर से एक रजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, एक का नाम, और ये हो गया थर्ड रेजिस्टेंस, और ये हो गया आपका फोर्थ रेजिस्टेंस। दिखाने के लिए इसको अपन लोग क्या किस फॉर्म में बनाएंगे बच्चों, एक ब्रिज की तरह दिखाई देता है ये। तो R1 यहाँ लिख लेते हैं, मान लो R2 यहाँ पे लिखा है, ये हो जाएगा बच्चों लोग R3, और इसको बोल देना R4। ठीक है, ये रहा तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज। इन दोनों एंड से हम क्या करते हैं, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग अ की। तो जैसे ही आप बच्चों बैटरी पर कनेक्ट करते हो ना, ये प्लस और माइनस, तो आप देखते हो कि एक करंट यहाँ से निकल कर जा रहा है, और वही करंट बच्चों वापस भी यहाँ पे आई मिल जाएगा, अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो नाम ऐसे रखे जाते हैं, पोटेंशियल A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, ऊपर बच्चों C होता है और D होता है। C और D के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से आके इस तरह कनेक्ट हो जाता है। आगे जाके मीटर बिल बनेगा तो वैसे ही कहलाता है वो। तो ये बन गया आपका व्हीटस्टोन। अब देखने के लिए तो बच्चों इसके पास जो लूप्स है वो काफी सारे लूप्स हैं। कोई पूछेगा भैया लूप कितने बन रहे हैं इसके अंदर, तो एक बच्चों इस शेप का लूप बन रहा है, एक इस शेप का लूप बन रहा है। देखो ना आप अच्छे से देखिए, ये वाला लूप बन जाएगा, ये लूप बन जाएगा, 2 लूप तो यही हुआ है। तीसरा लूप बच्चों ये पूरा बन जाएगा। फोर्थ लूप कैसा हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट करके। ठीक है, फिफ्थ लूप कैसा हो जाएगा बच्चों, ये बॉटम से जा करके। सिक्स लूप कैसा हो जाएगा बच्चों लोग, यहाँ से ऊपर जा करके ऐसा बन रहा होगा। और सेवंथ लूप कैसा हो जाएगा, ये इधर से आके ऐसे करके कंप्लीट करके बनेगा। तो टोटल यू विल हैव 7 लूप्स बच्चों, 5। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, टोटल कितने लूप है, 7। लेकिन मुझे काम सिर्फ 2 लूप्स का है बच्चों, मैं केवल फर्स्ट वाला और सेकंड वाले लूप से काम करूंगा। मतलब हमें ये फर्स्ट लूप से बात करनी है, सेकंड लूप से बात करनी है। चलो करंट को डिवाइड कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर कि करंट आई आ रहा होगा आपके पास। देखो आई दिख रहा आता हुआ अपन सभी को, आई ऊपर वाली ब्रांच से मान लो करंट अगर I1 गया है तो नीचे से कौन सा करंट जाएगा, तो बोलोगे सर जी I माइनस I1। ये याद होना चाहिए अपन को। अब I1 लेकर के आप कहाँ तक पहुंच गए हो, सी वाले पॉइंट तक पहुंच गए। तो वहां से जब गैल्वेनोमीटर से करंट जाता है तो हमेशा गैल्वेनोमीटर से वो करंट बताया जाता है जो उसमें फुल डिफ्लेक्शन दे रहा हो, तो उसको IG बोलते हैं। तो I1 में से IG निकल जाएगा तो क्या बोलोगे,
I1 माइनस ऑफ IG। और देखो इन दोनों को, ये दोनों के दोनों करंट आकर के मिल रहे हैं, मतलब आप केसीएल पढ़ रहे हो, और केसीएल में दो लोग जब मिलते हैं तो उनको ऐड किया जाता है। तो कहने का मतलब है I माइनस I1 प्लस ऑफ IG हो गया। और इन दोनों को जब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपको अल्टीमेटली बच्चों I मिल जाएगा। सॉल्व करके देख लो ना आप लोग, I माइनस I1 प्लस IG, इसमें ऐड करना है बच्चों अपन को प्लस I1 माइनस ऑफ IG। तो ये सब कट जाएंगे बच्चों, क्या बच गया अपने पास, I बच गया और वही निकल गया। तो मतलब अपन ने करंट को सही डिवाइड किया है। और मुझे केवल दो लूप की जरूरत है, तो बच्चों लोग एक लूप ये रहता है और एक लूप ये रहता है। इसे कहते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं दो इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, उससे अपन फिर आगे चलेंगे, मीटर ब्रिज को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लूप नंबर 1। लूप 1 का मतलब क्या है, हम शुरू करेंगे ए से, हम जाएंगे सी पे, फिर डी और वापस से बच्चों ए। मतलब ये वाले पाथ से आप चल करके जाओगे। करंट के साथ चलते तो क्या होता है, तो बोलोगे सर माइनस ऑफ I1 है, और करंट का नाम I1 R1। देखो ना यहाँ पे I1 करंट है और R1 क्या है, रेजिस्टेंस है। नीचे आओगे तो करंट के साथ चल रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ IG इंटू जी। फिर यहाँ से आप रिवर्स जा रहे हो तो बच्चों प्लस का टर्म आना चाहिए, तो ये हो जाएगा I माइनस I1, है ना, इंटू ये हो जाएगा R3। तो घूम फिर के अपन वहीं पर आ गए तो क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 जो लूप 1 के लिए लिखी जाएगी। चलो लूप 2 के लिए बारे में बात करते हैं। लूप 2 का मतलब है शुरू होगा D से, B फिर D और वापस से बच्चों C, है ना। तो C B D और C वही लिखा हुआ है मैंने। तो C से शुरू कर लो आप लोग। तो आगे बढ़ के जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का टर्म आएगा, और करंट कितना है I माइनस IG। हम चल रहे हैं R2 के ऊपर। फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो बच्चों करंट के अपोज में आ रहे हैं, देखो अपन अपोज में आ गए, तो यहाँ आना चाहिए प्लस। आंसर होगा I माइनस I1 प्लस ऑफ IG इंटू यहाँ मैंने लिखा है I4। ऊपर की तरफ जाएंगे तो हो जाएगा वापस से प्लस। क्या होगा बच्चों, वापस से प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा IG इंटू कैपिटल का G बराबर करके 0। इक्वेशन नंबर 2। मतलब कहने का है जब हम करंट के अपोज में आएंगे तो ऐड करना है, और साथ में चलेंगे तो माइनस करना है। अब यही दोनों इक्वेशन है, आप चाहें तो इस पे सातों के सातों इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दो लिखना है। इन दोनों में, इन सब इक्वेशन में आप IG को जब जीरो कर देंगे ना बच्चों, तो आपका यही बन जाएगा बैलेंस ब्रिज। तो ये अभी करंटली जो मैंने आपको पढ़ाया है ये अनबैलेंस ब्रिज है, अनबैलेंस ब्रिज। राइट बच्चों, इसको बैलेंस करके पढ़ लेते हैं फटाफट। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, पहले ये भी तो देखना जरूरी होगा बच्चों अपने लिए। बैलेंस ब्रिज, बैलेंस का मतलब होता है IG का टर्म 0 होता है। अगर IG का टर्म 0 हो गया मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, गिव्स नो डिफ्लेक्शन। और जो इसका आंसर आएगा वो ध्यान रखना, बिकॉज वही आंसर अपन मीटर ब्रिज में लेके जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन है। बैलेंस ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एक कंडीशन है, ठीक है। तो बैलेंस देख लो बच्चों, ये रहा आपके पास एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बच्चे लोग, ये एक रेजिस्टेंस होता है और ये भी एक रेजिस्टेंस। एक का नाम मैंने क्या रखा था R1, एक का नाम मैंने क्या रखा था R2, ये हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा R4। अगर आप पीछे के दोनों इक्वेशंस को देखो और यहाँ पे IG के टर्म को उड़ा दो, IG यहाँ से चला जाएगा, ये IG का टर्म निकल जाएगा, ये IG जाएगा और ये वाला IG भी चला जाएगा। तो बच्चों आपको पता है क्या क्या साफ साफ मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बच्चे लोग, ये जो R1 है, R1 बाय R2, यू कैन राइट R1 डिवाइड बाय R2 बराबर ये R3, और ये R4 बराबर कितना हो जाएगा, ये R3 बाय R4। या चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी चलता है इसमें, मतलब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है। तो R1 इंटू R4 ऐसा लिखते हैं टीचर्स, R2 इंटू R3। इसको किसी भी और फॉर्म से आप रिलेट कर सकते हो, तो ये आपको बस समझ में आना चाहिए। इसी को कहते हैं बच्चों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक तरफ A था, एक तरफ बच्चों लोग B था, यहाँ C होगा और यहाँ D होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर था ना, ये बच्चों यहाँ काम नहीं करेगा। तो हम ये बोलेंगे इसको ना हमने क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है। निगलेक्ट करने का मतलब है IG के टर्म को हमने 0 दिखा दिया है। 0 मतलब करंट जा नहीं रहा होगा, करंट जा नहीं रहा होगा तो या तो IG 0 बोल दो, या तो ऐसा बोल दो कि VC बराबर VD हो जाता है। तो देखो बैलेंस में ये सब कुछ सही होता है, ऑल द फोर थिंग्स आर करेक्ट। IG 0, VC बराबर VD, R1 बाय R2 किसके बराबर हो जाएगा, R3 बाय R4, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मीटर ब्रिज समझ लेते हैं। मीटर ब्रिज बेसिकली एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो मैं लिखता हूं इट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बच्चे लोग बैलेंस ब्रिज पे बेस होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। इतना अपन पहले समझ लेते हैं।
अब व्हीटस्टोन का मतलब क्या था आपको मालूम होगा बच्चों, R1/R2 बराबर मैंने ऐसा लिखवाया था R3/R4, राइट। तो इमेजिन करके देखो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, तो एक मीटर की स्केल होती है, उसके ऊपर एक वायर लगाते हैं थिक लेंथ का, है ना, नाइक्रोम का एक वायर डाल देते हैं। तो ये जो वायर की लेंथ है ये 1 मीटर कहलाती है। तो आई शुड राइट हियर, ध्यान दें सब बच्चे, आई शुड राइट हियर 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर का लेंथ हो जाएगा। तो इसको मैंने एक बैटरी से सप्लाई दिया बच्चों, यहाँ पे की लगा हुआ है। आप बोलोगे सर कुछ करंट जा रहा हो, कुछ करंट वापस लौट कर आएगा, बैलेंस करना होता है इसको। तो बैलेंस करने का मतलब क्या बन जाता है, हमें कुछ भी करके इधर IG के साथ जीरो करंट लाना होता है। तो देखो, इसका एक लेफ्ट आर्म होता है, एक राइट आर्म होता है। तो लेफ्ट आर्म में R लिखा है ना, तो वहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, और S लिखा है मतलब एक जगह पे बच्चे लोग अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो मैं इसकी जगह अभी X प्रोनाउंस करूंगा, X मतलब अननोन चल रहा होगा, मान लो ऐसा अपने पास, ठीक है। तो अपर वाली ब्रांच दिख रही है, उसके पास एक रेजिस्टेंस होगा, और लोअर ब्रांच में जहां पे गैल्वेनोमीटर आके टकराता है बच्चों, उसको नल पॉइंट अपन बुलाएंगे, जहां पे वो डिफ्लेक्ट करना बंद कर देगा। अगर आप डायग्राम से चेक करोगे तो क्या दिख रहा है आपको, देखो ये रहा आपका R1, ठीक है, मतलब एक R होगा, इस तरफ बच्चों अननोन होगा, और यहाँ पे एक लेंथ L हो जाएगी, तो बच कितनी जाएगी, 100 - L बच जाएगी। तो वही जो आपको सीखा हुआ है वही तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कि ये एंड पे लेंथ देखो R लिखा है, इधर X लिखा है, लेंथ L1 है, और 100 - L1 का टर्म हो जाएगा। अब बोलोगे सर रेजिस्टेंस को लेंथ में क्यों लिख रहे हो आप, तो अगर कोई वायर कांस्टेंट प्रॉपर्टी रखता है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों ρ×L/A से भी आता है। अगर क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल सेम है, तो R प्रपोर्शनेट टू L हो सकता है उस जगह का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बैलेंस का मतलब क्या हो जाता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक ही मीनिंग निकलता है बच्चे लोग, कि आपका करंट गैल्वेनोमीटर से ना निकल के जाए, विच मींस पोटेंशियल एट बी बराबर पोटेंशियल एट डी। इस डायग्राम को देखो, बी और डी में क्या होगा, सेम पोटेंशियल हो जाएगा, तो करंट से कुछ नहीं जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों नल पॉइंट निकालना। तो ये नल पॉइंट हो जाएगा, इसको आप स्लाइड कराते हो इस स्लाइडर की हेल्प से। तो देखो एक तरफ R लिखा है, नीचे उसके X हो जाएगा, बराबर करके बच्चों L हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 100 - L। यहाँ से आपका अननोन वैल्यू निकल आएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 100 - L डिवाइड बाय L, मल्टीप्लाई करके R कर लेते हैं, और यही तो हमारा आंसर है। ये 100 ऐसे मिलर लिखा होता है बच्चों की, एक साइड से जीरो लिखा होगा, यहाँ पे लेट मी चेंज द पेन कलर, एक साइड से जीरो होगा और एक साइड से आपके पास बच्चों ये 100 होगा, और यहाँ पे जीरो लिखा होगा और यहाँ पे 100 लिखा होगा। बहुत फेमिलियर डायग्राम है ये, पेपर में आता है। तो एक अननोन होता है, एक नोन होता है, दो इसके ब्रांचेस होते हैं, अननोन और नोन। तो ऐसा करते हैं अपन लोग, उसको डिवाइड करके रखते हैं। कई बच्चे ये डिवाइड बाय ये बोलते हैं, और x डिवाइड बाय 100 - L, घूम फिर के बच्चों आप इसी वाले फॉर्मूले पे पहुंच जाओगे। एट दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स योर मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का मतलब है वो हमेशा किस कैटेगरी में होगा, बैलेंस व्हीटस्टोन कैटेगरी में होगा। एक अननोन वैल्यू निकालनी होगी और बाकी दोनों नोन रहेंगे। यहाँ पे रजिस्टेंस की जगह पे मैंने लेंथ क्यों लिया है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन बच्चों आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है, कि आई कैन यूज दिस एज अ रेशियो। ऑल राइट। कई जगह पे बच्चों इसको ऐसे पढ़ाया जाता है, ये P होता है, ये वाला टर्म Q का होता है, फिर ये वाला R हो जाता है, और ये हो जाता है S। तो ऐसा भी लिख सकते हैं P/Q बराबर R/S, ये भी चलता है। अब आप समझ गए हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये बच्चों मीटर ब्रिज है, ओके। तो बच्चों चलो पोटेंशियोमीटर खत्म कर लेते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर काम क्या करता है बच्चों, ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर देता है। फिर आप कहोगे सर कि ये काम तो वोल्ट मीटर भी करता था। मान लो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इससे करंट पास होकर जाएगा, तो यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने कि पोटेंशियोमीटर पढ़ना पड़ रहा है। तो बच्चों इसका पहला आंसर ही होता है कि वोल्ट मीटर कहीं लगाओगे तो वहां पे पहले करंट चाहिए होगा आपको, ठीक है। सो वोल्ट मीटर मेजर सिर्फ क्या कर पाता है बच्चों, ये सिर्फ मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट का। लेकिन अगर आप पोटेंशियोमीटर बोलोगे तो ये उससे एक कदम आगे जाके बोलता है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के देगा ही आपको, लेकिन ये बैटरी का ईएमएफ भी निकाल के दे सकता है। तो ये हो जाएगा इट इज यूज टू फाइंड, ठीक है, इट इज यूज टू फाइंड द ईएमएफ और ईएमएफ ऑफ बैटरी। बैटरी का ईएमएफ पता कर सकते हैं बच्चों, पहला तो ये हो जाता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है हमें। तो हम इससे इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता करते हैं। अब बोलोगे कि ये सब काम कैसे आता है, तो उसके पहले तो इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं।
व्हाट प्रिंसिपल इट इज बेस्ड। बच्चों ये सिंपल सी प्रिंसिपल बेस करता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो डिपेंड करता है बच्चों लेंथ के ऊपर। आपको इस तरह का सर्किट दिया रहेगा, एक ड्राइवर सेल मिली रहेगी। ड्राइवर सेल का मतलब होता है जो सर्किट को करंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं अपन करंट की वैल्यूज को सप्रेस करने के लिए। ये होता है बच्चों मीटर ब्रिज का वायर आपका। और एक सेल है, इसको बोल सकते हो आप प्राइमरी सेल, ठीक है। तो देखो जितनी भी लेंथ होती है ना, जनरली इसकी जो लेंथ कहलाती है, वो लैब में जाते हो तो 400 सेंटीमीटर या 800 सेंटीमीटर करीब लेंथ आती है। अब इस लेंथ के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा उसको वी कहते हैं। तो बस बच्चे जो ड्रॉप कर रहा होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ये इसका प्रिंसिपल है। तो ऐसे लिखते हैं अपन लोग, द पोटेंशियल डिफरेंस या द पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, is proportional to the length of potentiometer wire। ठीक बच्चों, पोटेंशियोमीटर वायर। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अपन को ग्रेडियंट पढ़ना होता है, वो एक कांस्टेंट रेट होता है जिससे पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा होता है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिख लो। पोटेंशियल ग्रेडियंट को बोलते हैं स्मॉल वाले केस, इसका मतलब होता है कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है बच्चों आपके वायर से, डिवाइड बाय टोटल उसका लेंथ कितना है। तो इसको V बाय L कहा जाता है बच्चों, याद रख लो। V मतलब टोटल ड्रॉप, L मतलब टोटल लेंथ। तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ वायर। और यहां हो जाएगा बच्चों टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, मान लो लेंथ आपके पास 800 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और वोल्टेज का ड्रॉप बच्चों लेट से 4 वोल्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय, ठीक। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग 1/200 विच मीन 0.005। तो ऐसा लिखा जाता है बच्चों इसको वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये डिफरेंस का टर्म है। इससे क्या क्या कर सकते हैं वो अपन चेक करते हैं, ठीक। तो बच्चों इससे अपन सबसे सिंपलेस्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो होता है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो सेल के बीच में। तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है सर ने, दो सेल्स बना के रखे हुए हैं। देखो ये एक सेल E1 हो गया और एक सेल E2 हो गया। इन दोनों को ना हम लोगों ने टू वे की हेल्प से, किसकी हेल्प से बच्चों, टू वे की के हेल्प से कनेक्ट करके रखा है। तो ये जो प्लस का साइन है, ए वाले को अपन जनरली प्लस मान लेते हैं। ये आपके पास एक ड्राइवर बैटरी होगी। ऊपर का सर्किट बच्चों ओम्स लॉ की तरह होता है। तो देखो बैटरी लगी हुई है, एमीटर है, यहाँ पर की लगा रखी है, और ये रियोस्टेट है जो जो करंट को वहां पे मैनेज करता है। तो जो टोटल जो लेंथ आती है उसको बोलते हैं एल, और इसके पास जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं वी एल, वी लिखते हैं, ठीक है। पहला काम बच्चा क्या करता है, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाइंड कर लेता है। आपको क्या लिखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाइंड कर लेना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, वो बोलोगे सर स्मॉल वाला के होता है, उसकी वैल्यू होती है नेट वी डिवाइड बाय नेट लेंथ। इतना अपन समझ में आना चाहिए। और ग्रेडियंट कांस्टेंट एक टर्म होती है बच्चों, एक ड्राइवर करंट चल रहा होता है आपके डायग्राम में, देखते रहिए। एक ड्राइवर करंट यहाँ से चल के जा रहा होगा, उस करंट जैसे चलते जाएगा ना बच्चों ये करंट, वैसे ड्रॉप मिलता जाएगा। तो मान लो आपने फर्स्ट टाइम पे की K1 को क्लोज करके रखा है, तो यहाँ लिखना होगा अपन को व्हेन K1 इज क्लोज्ड। जब आपका K1 की क्लोज होगा तब क्या होगा, तो बच्चों E1 की वैल्यू निकल रही होगी, है ना। और मैं एक बात तो जानता ही हूं ना कि बच्चों EMF का मतलब क्या होता है। EMF का मतलब होता है चेंज इन डिफरेंस इन द पोटेंशियल व्हेन करंट इज जीरो, व्हेन करंट इज जीरो। जस्ट लुक इन द डायग्राम। ये फर्स्ट पार्ट जो कनेक्टेड है यहाँ पे, अगर IG का टर्म बच्चों जीरो कर दिया हम लोगों ने, तो IG का टर्म जीरो का मतलब क्या है कि नीचे वाली ब्रांच में करंट तो है ही नहीं। यही एक लॉजिक है जो आपको याद रखना है। जैसे नल पॉइंट लेकर आते हो वैसे ही आपका आंसर आ जाता है। मतलब A से लेके J तक का जो लेंथ होगा उसको L1 बुलाया गया है, और बाद में जो लेंथ हो जाएगी बच्चों उसको इन लोगों ने क्या बोला है, मान लो ये सेकेंड टाइम की जो लेंथ आएगी उसको मैंने L2 बोल दिया है। तो आपको ऐसा लिखना होगा हमेशा से कि when the key K1 is closed, तो आप ऐसा लिख सकते हो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा कहां से कहां तक का, A से लेके J1 तक का बच्चों, वो EMF 1 के बराबर हो जाएगा, और उसको लिख सकते हो आप K इंटू L1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बच्चों जब आपकी सेकेंड की क्लोज होगी, when K2 is closed, तब जो पोटेंशियल आ रहा होगा बच्चों आपका A J2 में ना, देखो A से लेके J2 तक
तो वो हो जाएगा बच्चों सेकंड वाली ब्रांच, सेकंड वाला बैटरी का ईएमएफ वो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ L2। इक्वेशन नंबर 2, तो आप इसको डिवाइड कर लो, E1 डिवाइड बाई E2 कितना आना चाहिए बच्चे लोग, तो बोलोगे KL1 बाय KL2 आ रहा था। तो यही तो लैब में करना होता है अपन को, क्योंकि E1 के रिस्पेक्ट में नल पॉइंट J1 पोजीशन पे आ रहा है, E2 के रिस्पेक्ट में बच्चों नल पॉइंट J2 पर आएगा। इतना हो सकता है, अलग अलग बैटरी के ईएमएफ होंगे तो उनकी वैल्यू अलग अलग मिल रही होगी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आनी चाहिए अपन को। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, हम लोगों ने बच्चों लोग कंपैरिजन कर लिया अपने बैटरीज का। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको E1 डिवाइड बाई E2 फाइंड करना होता है, ठीक है। तो बच्चे लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का समझ लेते हैं, ये कितना आएगा फॉर्मूले से, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए, एक टाइम पे बच्चों यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा डी। तो जो भी बैटरी देख रहे हो ना आप लोग, इन बैटरी के दोनों एंड्स पे कुछ पोटेंशियल की ड्रॉप होती है और एग्जैक्टली वही बच्चों मन को नीचे ही मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बैटरी पे पोटेंशियल कैसे लिखते हैं वो बता देता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास बैटरी हो गई और ये आर हो गया। बच्चों ये सीख लो, है ना, बड़ा काम की चीज़ है ये ईएमएफ लिखा है और ये आर लिखा है, आपको पता है कि बैटरी डिस्चार्ज कर रही है। तो एक एंड पे ए आ रहा है और एक एंड पे बी आ रहा है, जिसको आप लोग आगे चल के वी बोलोगे, ठीक है। तो मान लो मैं वी ए से लिखना शुरू कर रहा हूँ, हम लोग लिख रहे हैं केवीएल ओपन लूप के अंदर। तो वी ए से लिख रहे हैं, आगे बढ़ के जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो प्लस से माइनस जा रहे हो तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ ई हो जाएगा। आप नेगेटिव पे जा रहे हो, फिर क्या हो जाएगा, करंट के अपोज में आ रहा है, मतलब प्लस आई इंटू आर होना चाहिए। और जहाँ रुकते हैं वहाँ पे बच्चों वी बी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ई माइनस आई आर का टर्म आ रहा है, जिसको आप बोलोगे सर वी की वैल्यू आ रही है ई माइनस आई आर। ये अपन याद कर लें, जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज कर रही होती है ना, तब ऐसा होता है बच्चों। और राइट साइड और बॉटम में क्या हो रहा है कि v की वैल्यू अपने आप i इंटू आर कैपिटल हो जाएगी। इतना अपन को ध्यान रहे, यहाँ से जो i आ रहेगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा v बाय आर बराबर i। इस टर्म को बच्चों इसमें डाल दो, आपका आंसर ही आ गया। ये हो जाएगा v बाय आर इंटू स्मॉल आर। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ नेगेटिव वाले टर्म को, है ना, और ये हो जाएगा e माइनस वी। तो स्मॉल वाला r कितना आ गया बच्चों, ये हो जाएगा e माइनस वी बाय वी इंटू कैपिटल वाला r। इसको चाहो तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, चाहो तो ढंग से लिख लो इसको। r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता है मेन रेजिस्टेंस मतलब लोड, और e बाय वी माइनस ऑफ 1। इतना याद कर सकते हैं बच्चों, और चाहो तो इसको ई माइनस वी बाय वी करके पढ़ सकते हैं ना। तो चलो इसी से अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस को लैब में कैसे पता किया जाता है। ये तो अपना क्वेश्चन से आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इसको लैब में अपन कैसे चेक कर सकते हैं वो भी तो आना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम समझाता हूँ मैं आपको। देखो पी और क्यू के बीच में हमारे पास एक बड़ी सी लेंथ का पोटेंशियोमीटर है, समझते जाइए मेरे साथ साथ। ये कैपिटल लेंथ इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी और उसके बाद बच्चों वी रहता है। तो वी बाय एल को अपन छोटा वाला के बोलते हैं। ये होता है बच्चों आपका ग्रेडियंट। क्या है ये, पोटेंशियल का ग्रेडियंट। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो सर्किट है वो तो 10th क्लास की ओम्स लॉ की सर्किट है, जो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि आपके यहाँ पे करंट चल सके। तो यहाँ प्लस लिखा है माइनस लिखा है बच्चों, आपका केवल करंट चलाने के लिए यहाँ से अपन को एक ड्राइवर, करंट को चलाने के लिए क्या चाहिए, बैटरी चाहिए अपन को, प्लस सर्किट चाहिए, ठीक। सारा काम बच्चों यहाँ बॉटम पे हो रहा है। K2 ओपन करूंगा ना मैं, जब K2 को ओपन करूंगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को, ये एप्लीकेशन अपन पढ़ रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ठीक। छोटा वाले आर के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है आर का, एक पेज पहले पढ़ा है बच्चों मैंने, आपको देख सकते हो चाहो तो। ये हो जाएगा कैपिटल वाला आर, इसको लिखते हैं ई बाय वी माइनस 1। इस चीज को याद रखना, ये नहीं समझ में आया तो डेरिवेशन कर ही सकते हैं अपन, छोटा वाला आर चाहिए भाई अपन को। तो देखो सबसे पहले अपन ये करेंगे फॉर ये जो K2 है ना बेटा, इस K2 को ओपन करके पढ़ेंगे, ठीक है। हम ये कह सकते हैं बच्चों, अगर K2 आपके पास ओपन दिख रहा है ना, तो देखो अगर हमारे पास ये K2 का टर्म ओपन है मतलब नीचे की सर्किट अभी कनेक्टेड है ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि सर ये तो कनेक्शन में है ही नहीं कहीं से कहीं तक। देखो बच्चों ये पूरा कनेक्शन में है ही नहीं हमारे पास, तो ऊपर कहीं बस चल रहा है। तो आप अगर कैसे भी करके नल पॉइंट को पता कर लेगा, क्या पता कर लेगा, नल पॉइंट को। इसका मतलब है कि ये जो IG है यहाँ से कोई करंट जा नहीं रहा है बच्चों। अगर करंट कहीं से नहीं जा चल के जाएगा, IG यहाँ से चल के नहीं जाएगा, विच मीन्स दैट जो बच्चों इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो EMF कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस P से लेके दिख रहा है आपको बच्चों, पॉइंट P से लेके L तक का, तो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम P टू L वो एग्जैक्टली आपके EMF के बराबर आ जाएगा, और उसको बोलोगे आप K टाइम्स
लेट अस से दैट ये यहाँ से P से लेके L तक का जो लेंथ है बच्चों उसको L1 कर लिया है। तो फॉर एग्जांपल ये लेंथ कितनी हो जाएगी L1, तो आप बोलोगे सर K इंटू L1। इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इसको। अब क्या करना है सेकेंड पार्ट में अपन को, द सेकेंड पार्ट, अगर ये Q2 अपन ने क्लोज कर दिया तो बच्चों मानता हूं मैं कि ऊपर से करंट नहीं आ रहा है, लेकिन ये बैटरी तो अब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी ना, और ये यहाँ से करंट प्रोवाइड कराएगा। विच मीन्स दैट अगर कहीं पर करंट चल रहा है, कहीं पर I1 की मान लो नीचे वाले करंट की वैल्यू I1 रख दी, करंट है वहां पे, विच मीन्स दैट आप बोलोगे सर अब EMF आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को फॉर K2 को अगर अपन ने क्लोज कर दिया, यहाँ हो जाएगा करंट I1 फ्लोज थ्रू द, I1 क्या फ्लो करेगा बच्चों शंट से। शंट वहां नीचे आर के फॉर्म में लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग अच्छे से। तो आप कहने का मतलब है अब अगर आप यहाँ पे नल पॉइंट ढूंढने जाओगे ना तो आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, नल पॉइंट से थोड़ा शिफ्ट करके एक दूसरा नल पॉइंट मिलेगा जो उससे कम लेंथ पर होगा बच्चों, उससे थोड़े कम लेंथ पर होगा। तो जे नहीं मिलेगा, जे डैश मिलेगा। तो बस आंसर आ गया अपना। अब ना अपन पोटेंशियल डिफरेंस वी पी से लेके बच्चों ये जो जे लिखा है ना तो जे डैश तक, और पहले वाले का जो ये है ना ये पी जे है वो पॉइंट, मैंने उसको एल सपोज कर लिया था, पी जे है ना। तो बच्चे लोग ये आएगा आपका अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलोगे आप के टाइम्स ऑफ L2। तो बस E बराबर ये है और V बराबर ये है। बस यहां से अपन लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस का, इफ यू रिमेंबर इट देन वेरी वेरी यूजफुल। स्मॉल आर मतलब होता है कैपिटल आर E बाई वी माइनस 1। तो बच्चों ये अपना एक लैब का फॉर्मूला बन जाता है, और E बाई वी की जगह पे हो जाएगा L1 बाई L2 माइनस 1। हमेशा बच्चों L1 बड़ा आता है L2 से, क्योंकि ये निकल रहा होता है EMF के रिस्पेक्ट में, ये निकल रहा होता है V के रिस्पेक्ट में, ऐसे आप पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वो कंडीशन है जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का पता करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन एप्लीकेशन ऑफ योर पोटेंशियोमीटर वेयर यू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। हमने इस चैप्टर में मीटर बेस्ड पोटेंशियोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज, बैटरीज इन सीरीज पैरेलल, हमने सब कुछ ही कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब आप बोलोगे सर एमीटर वोल्टमीटर बाकी रह गया है। एमीटर वोल्टमीटर अपन लोग गैल्वेमीटर पढ़ने के बाद मैग्नेट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। मैग्नेट से पढ़ेंगे अपन किसको, एमीटर को और वोल्टमीटर को, क्योंकि पहले जी आना चाहिए समझ में अपन को, उसके बाद अपन इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट बच्चों, एनसीईआरटी में भी बच्चों उसी में दिया हुआ है, कहीं कहीं पे बच्चों करंट बताया जाता है, बट अभी की क्लास के लिए हमारे पास ये वन शॉट में हमने करंट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ हमारे 2 चैप्टर खत्म होते हैं, एक डुअल नेचर और एक करंट। और जो भी अगले 20-25 दिन के टाइम स्पैन में मैं बाकी सारे वीडियोस 12th बोर्ड के वन शॉट कंप्लीट कर दूंगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर रिवीजन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। गुड बाय।